हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल पर। लेकर के रीजनिंग और मैथ्स का जो पुलिस कांस्टेबल का चल रहा है उसमें 28 जनवरी 2019 सेकेंड शिफ्ट के पेपर के लिए आज हम यहां पर आपके साथ डिस्कशन करेंगे। और इस पेपर का पूरा कहीं भी ढूंढ लीजिए, आपको पूरा सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन दूंगा A to Z सारे क्वेश्चंस का। आप कहीं भी देख लीजिए, आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि किसी ने कई लोगों ने तो वहाँ पर कई सारे क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, जिनका आंसर वो नहीं उनको समझ आया, उन्होंने वहाँ पर आंसर दिया ही नहीं है। लेकिन मैं पूरा का पूरा पेपर लेके आया हूँ, सारे के सारे आंसर कराऊँगा, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है? और ये बहुत ही लेटेस्ट पेपर है, जो जस्ट अभी इसके पहले वैकेंसी आई थी, उसी के अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसके बाद हम पीछे बढ़ते चले जाएँगे। तो जो लेटेस्ट है उसको मैं पहले कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए, वही चीज़ मैं आपको बार-बार बोलता हूँ कि आपके पास मैथ्स और रीज़निंग में टोटल 75 क्वेश्चन है, जो कि 150 नंबर आपके कैरी करते हैं। तो 150 नंबर ये आपके बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि देखो रीजनिंग और मैथ्स की अगर बात करोगे तो कई सारे कैंडिडेट होते हैं जिनको बहुत अच्छा आता है। ज़्यादातर जो फँसते हैं वो जीके में फँसते हैं, और हिंदी भी किसी-किसी का बहुत ही डामाडोल होता है। तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि हिंदी में जो 37 है, 37 में से हर बच्चा कम से कम 20 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही देगा, क्योंकि ऐसी हिंदी आती है 20 हो जाएँगे। जो नेक्स्ट 17 होते हैं क्वेश्चन, उनको करने के लिए कहीं न कहीं एफर्ट चाहिए होता है। और सामान्य ज्ञान की बात करें तो कई जो स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी होगी, तो उनके लिए तो 5 क्वेश्चन भी करना कहीं न कहीं बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछ लिया, आगरा का ताजमहल कहाँ किसने बनवाया था? तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो कि 4-5 कर जाओगे। बट जिसने अच्छे से करंट अफेयर और इसकी तैयारी नहीं करी होगी, तो जीके में भी नंबर लाना आसान नहीं होता है किसी के लिए, क्योंकि पूरा का पूरा आपको उसमें रटना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। अगर आपने पढ़ा हुआ होता है तो क्लिक हो जाता है, नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैथ्स में ये तो होता है, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद क्लिक कर जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है कोई बात नहीं, लेकिन आंसर कहीं न कहीं आता है। तो अगर इसमें आपके एक्यूरेट आंसर नहीं आते और इसमें भी आप गलत करके आते हो, तो फिर भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन भी होगा। तो यहाँ पे आपके गलत आंसर नहीं होने चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपको भी पता 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अगर एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिल रहे हैं तो आधा नंबर वो काट भी रहे हैं आप। तो हमारा कहीं से गलत ना हो, तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप वहाँ पे आंसर निकालो तो आपको पता हो कि ये बिल्कुल सही आंसर है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पता लगे हमने आंसर निकाला, अब हम खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है, ये आंसर होगा या नहीं होगा। तो ऐसे लोगों का फिर सिलेक्शन नहीं होता है। उस उनमें कमी बस वही है कि उन्होंने प्रैक्टिस उतनी नहीं करी है, इसीलिए कहीं न कहीं वो कॉन्फिडेंट नहीं आ रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो आपको ज़रूरी है प्रैक्टिस जितनी से ज़्यादा करनी है, उतनी करनी है, तभी आपका यहाँ पर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एक बार आंसर निकालोगे, टिक करोगे, निकल जाओगे। अदरवाइज़ कभी-कभी आपको डाउट आएगा कि ये नहीं, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, आप टाइम अपना वहाँ वेस्ट करोगे, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, सीधे हम डिस्कशन पे आते हैं और डायरेक्ट धड़ाधड़ हम सारे क्वेश्चन ही करेंगे। बोल रहा है, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 2 और 72 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है। तो देखो, एक तो तरीका ये है कि हम अगर एग्जाम हॉल में बैठे हैं, तो अभी हम आपको इसको हिट एंड ट्रायल तरीके से पूरा बता देते हैं कि कैसे करना है। आपको बस यहाँ पे वेरीफाई कराना बेस्ड ऑन ऑप्शन। ऑप्शन उठा कर के भी हमारे कई सारे क्वेश्चन्स होते हैं। तो अगर एग्जाम हॉल में जाते हो, तो आपको ये वाला जो ऑप्शन वाला ऑप्शन होता है, इसको ज़रूर प्रायोरिटी पे हमेशा रखो। कभी-कभी होता है ना किसी की कहीं न कहीं कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो क्यों ना हम ऑप्शंस उठा के वेरीफाई करा के निकल जाएँ। उसमें कोई गुनाह थोड़ी है, उनको तो सिर्फ आंसर चाहिए सही और गलत। उनको क्या पता कैसे किया, कैसे नहीं किया। तो देखो, यहाँ पर ये कह रहा है कि आपका एचसीएफ इनटू, आपको ये बात पता होगी, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू, जो नंबर होते हैं, नंबर मान लीजिए पहला नंबर x है और दूसरा नंबर y, ये आपस में इक्वल होता है। दोनों नंबर का जो गुणनफल होता है, वो आपके लासा और मासा के बराबर होता है। तो देखो, यहाँ पर आपको मासा दिया गया कितना 2, इंटू लासा आपको दिया गया कितना 72। अब बराबर, अगर हमने ये एक्स वाई मान लिए तो हम मान लेते हैं पहला नंबर हम मान लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पता नहीं है। अगर हम पहला नंबर यहाँ पर ये मान लें कि पहला नंबर ए है, ठीक है, पहला नंबर ए है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, उसने यहाँ पर बोला हुआ है बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या, तो मैंने छोटी संख्या मान लिया ए है। तो छोटी संख्या के 2 गुने से 2 ज्यादा है, तो बड़ी वाली संख्या 2 गुने से 2 ज्यादा है, मतलब ए हमने छोटी संख्या मान ली, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 2a, से 2 ज्यादा है +2। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो इसमें आप आपस में मल्टीप्लाई कराओगे, यानी a इंटू 2a+2 कराओगे, तो आपको यहाँ पर कितना मिल जाना चाहिए, 7 इंटू 2 144। 144 बराबर होगा किसके, a इंटू 2a+2। आई होप ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहां पर 144 ये आपको मिल गया है। अब ये वैल्यू जो आपके पास है A2A, यहां से आ जाओ ऑप्शन, इतना ही करने के बाद, अभी हम पूरा नहीं सॉल्व करेंगे। अगर हम ऑप्शन नंबर 1 को ए मान लें कि ए की वैल्यू 4 है, तो यहां पे क्या करा के 144 आपको मिलेगा, करके देख लो। यहां पर क्या करोगे, 4 इंटू आपका ये 2 इंटू 4 8 और प्लस 2, बाहर ब्रैकेट से 10 निकल के आएगा, ये कितना हुआ 40। 144 के बराबर हो सकता है, नहीं हो पाएगा। दूसरा ऑप्शन 6 लीजिए, यानी ये तो ऑप्शन नहीं हुआ। अगर हम इसकी वैल्यू 6 ले लें इंटू
6 दूनी 12 और प्लस 2 14, तो 14 6 जा 84 यानी 84 होता है। आपका ये भी ऑप्शन नहीं हो, क्योंकि हमको 144 ये हमें वेरीफाई कराना है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है 8। अब यहाँ पर अगर हम इसको 8 मान लें, इंटू कराएं, 8 दूनी 16, 16 में प्लस 2 18, तो 18 अट्ठे 144 होता है, 18 8 जा 144, ये आपका बराबर हो गया। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा। अगर आप 10 यहाँ पर रखोगे तो 10 इंटू 10 इंटू आपका 2 20 प्लस 22, तो ये तो आपका कितना हो गया, 220 हो गया, ये ज्यादा हो गया। इनसे आपका आंसर कम आ रहा था, इससे ज्यादा आ रहा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि बेस्ड ऑन ऑप्शन हम ऐसे भी क्लिक करके वहां पर आ सकते हैं। अब दूसरा तरीका ये है कि आपको प्रॉपर तरीके से करना है, तो प्रॉपर तरीके से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई है 144। इसको हम ऐसे ही रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमारा है ए इंटू 2a प्लस 2 बराबर कितने के हैं, 144 के हैं, जैसा कि आपको। अब a का मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करें तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a इज इक्वल टू 144। पूरा हम आपको करके यहाँ दिखाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस का 144 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो पूरी ये इक्वेशन हमारी 2 से डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दोगे अगर हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस a माइनस 72, ठीक है, बराबर आपके पास 0। अब आपको ऐसा कोई नंबर यहाँ पे सोचना है a के लिए कि मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए कितना 72 और डिफरेंस होना चाहिए 1, यानी a स्क्वायर, ये 1a, हम इसको 1a लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 8a माइनस 72, तो 8 9 जा 72, और इनमें डिफरेंस भी आपका बनाएगा, 9a से 8a माइनस करोगे a ही आपका बचेगा। तो यहाँ पे मैं कॉमन ले लूंगा, कितना a, कितना बचेगा a प्लस 9, यहाँ पर आपका माइनस 8 कॉमन होगा, माइनस और ये माइनस अंदर प्लस हो जाएगा, a प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू a प्लस 9 आई है और दूसरी वैल्यू है a माइनस 8, ठीक है। तो देखो यहाँ से वैल्यू आएगी माइनस का 9 और यहाँ से वैल्यू आपका a की वैल्यू निकल के आएगी प्लस का 8, तो हम यहाँ पर प्लस वाली वैल्यू लेंगे जो कि आंसर हो जाएगा आपका 8। आई होप ये बात क्लियर होगी। तो देख रहे हो कितना लंबा है, ये जरूरी नहीं कि करो भाई, किसने कहा, आप यहाँ पर मतलब समझो कि आपको मतलब सिर्फ इतना करना है, इतना करना, वेरीफाई कराओ, निकलो निकलो यहाँ से, क्या करना है इतना लंबा करके, किसको आपको दिखाना, झंडे थोड़ी गाड़ने हैं, सिलेक्शन लेना है। दूसरा यहाँ देखो, यहाँ पर दिया गया है 4/5 रेशियो 12/10, यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन है। फिर दिया गया है x/6 रेशियो 9/2। तो देखो रेशियो में जब प्रोपोर्शनल लगा होता है तो आपको पता होता है बाहर का मल्टीप्लाई बाहर वाले से, अंदर का अंदर वाले से, तो बाहर का बाहर वाले से कर दो, यानी 4/5 इंटू 9/2, 4/5 9/2। फिर यहाँ पर ये इक्वल होता है किसके, अंदर अंदर के मल्टीप्लाई से, यानी ये 12/10 इंटू ये x/6, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर होगी। तो देखो x की वैल्यू यहाँ पर अगर हमको रखनी है तो ये सारी चीज उधर जाएगी, मल्टीप्लाई में होगी, तो हम इसको मान ले, इसको यहाँ से डायरेक्ट आप कट भी कर सकते हो। बोलो, ये हमारा 4 तिया 12, ये 3 से कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये 3 से ये 3 ये कैंसिल हुआ, 3 त्रिकानो, और आपका अच्छा हाँ ये फिर 3 कैंसिल हुआ। उसके बाद यहाँ देखो 5 दूनी 10 और 10 ये पूरा इधर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा कितना, इधर ऊपर 6 बचा और नीचे 3 बचा और ये नीचे 6 है। तो x की वैल्यू लाओगे तो x अभी डिवाइड में है, उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 3 इंटू 6। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 18 निकल के आ जाएगी यहाँ पे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 800 के 85% के 120 के 40% ज्ञात कीजिए। ये देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन यहाँ पर इनका रॉन्ग गिवन है, ऑप्शन इन्होंने सही नहीं दिया। तो उस टाइम पे जिसने भी ये पेपर दिया था उस टाइम इस क्वेश्चन का सभी को मार्क्स मिला होगा। तो यही चीज मैं आपसे कहूंगा, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो वहां पर जो आंसर निकालोगे तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका आंसर 326 के करीब आ रहा है, तो कई लोगों ने 320 नियर अबाउट करके टिक कर दिया होगा कि 4 ही ऑप्शन है, एक तो टिक करना ही पड़ेगा। तो अगर आप छोड़ देते हो तो आपको 100% उसका मार्क्स मिलेगा। अदरवाइज वही होता है कि आपने अटेम्प्ट कर दिया, दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में किया, तो आपने और एक गलती कर दी, गलत ऑप्शन में आप कैसे टिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी चीज आपको पता होना चाहिए कि कई क्वेश्चन होते हैं गलत होते हैं, तो आप छोड़ते हो कि नहीं उनको छोड़ते हो। जो छोड़ देते हैं उनको नंबर मिलता है, जो नहीं छोड़ते उनको नहीं मिलता है। या हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि चाहे अटेम्प्ट किया हो ना किया हो तब भी आपको मार्क्स मिलता है, तो दोनों ही सिचुएशन है वहां पे। चलिए 800 के 85%, तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये आपका है कितना 800, हर जगह के लगा हुआ इंटू 85% मतलब 85/100, फिर इंटू 120/100 इंटू 40/100, ठीक है। ये आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो देखो इससे आपके ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, ये दोनों जीरो से एक ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये 25 ये 5 से डिवाइड कर दो और ये 5 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका बचा 17।
तो नीचे आपका सिर्फ 5 है और ऊपर बचा हुआ 8, 17 और 12। ठीक है, तो यहाँ पर 8 और 17 कर ली, 17 अट्ठे 136 होता है, इंटू 12 डिवाइडेड बाई 5। इसको जरा मल्टीप्लाई एक बार और पूरा करते हैं। 12 छंग 72 का 2 कैरी 7, 12 होगा, 12 तिया 36, 36 और 7 43 हो जाता है, कैरी 4 होगा, 12 एकम 12 और 4 16, तो 1632 बटे यहाँ 5 करोगे। अब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5 तिया 15, बचेगा आपके पास एक 13 हो जाएगा, तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो फिर 32, तो यहाँ बचेगा 5 छक्का 30, फिर बचेगा 2, यानी आपका आंसर आएगा 326.4। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू आपकी 326.4 आएगी। तो ये गलत क्वेश्चन था, अब यहाँ पर हम कोई टिक नहीं कर सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो गिवन है वो ये है कि यदि एक वस्तु 300 रुपए में खरीदी गई और उस पर 50 मरम्मत के रूप में खर्च किए गए और इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचना चाहिए, जो कि लागत मूल्य का 10% है। यानी कि ये कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देने के बाद उसको लाभ होता है कितना, 10%। तो आपको यहाँ पर पता करना है कि अंकित मूल्य मतलब कितना है, बिक्री मूल्य कितना है। ठीक है, तो वो देखो हम यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले 300 रुपए तो आपने यहाँ पर खर्चा खरीदा है, प्लस आपने 50 रुपए मरम्मत पे लगा दिए, तो ओवरऑल आपका खर्चा कितना आ गया यहाँ पर, 350 रुपए। आई होप ये बात क्लियर हो गई। अब 350 अगर आपने यहाँ पर ये लगा दिए हैं, तो 10% कह रहा है इसका प्रॉफिट, यानी 10% अगर इसकी वैल्यू निकालें तो 10% की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 35 रुपए। तो ये कितना बन जाएगा, 385 बन जाएगा। ठीक है, अब आपको 20% यहाँ पर जो बिक्री करनी है वो 20% प्रॉफिट पर करनी है, तो आपको क्या करना होगा, 385 इंटू 20% लेना, 20% निकालना नहीं, सीधा 120 अपॉन 100 करो, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, नीचे 10 है, 12 से मल्टीप्लाई करा दो, या फिर आपका 10 है ही है तो आपका यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास बचेगा 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, और 2 नीचे आया, ये आपका 6 बन जाएगा। आई होप क्लियर होगा। तो 6 का 77 मल्टीप्लाई करा दो, तो 6 सत्ते 42, कैरी 4, 6 सत्ते 42 और 4, आपका आंसर 462 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की दो लगातार छूट दी जाए। तो देखो यहाँ पर लगातार छूट का मतलब, एक तो हम इसको फॉर्मूले से करते हैं, फॉर्मूला तो आपका ये होता है x प्लस वाई, यहाँ पर प्लस या माइनस दोनों चीजें हो सकती है, माइनस दी तो माइनस हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर एक्चुअली हम हमेशा जोड़ते ही हैं, तो माइनस माइनस होगा, तो यहाँ प्लस ही रखिए। अगेन हम प्लस करेंगे और उसके बाद हम यहाँ ब्रैकेट में एक्स वाई अपॉन 100। एक तो तरीका ये है, तो देखो पहले 20% का डिस्काउंट फिर 10 का, यानी एक्स वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी और ये वाई की वैल्यू हो जाएगी, तो ये कितना होगा, माइनस का 20 प्लस माइनस का आपके पास कितना आएगा 10, क्योंकि दोनों हमारे डिस्काउंट है। ठीक है, इनको ऐड करना है, प्लस यहाँ पर आपका आएगा -20 इंटू -10। ठीक है, -20 इंटू 10 डिवाइड में आएगा 100। तो देखो यहाँ पर ये जीरो से जीरो, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका बनेगा कितना, माइनस का 30 में प्लस, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये 2 निकल जाएगा। इस तरीके से आंसर आपका कितना हो जाएगा, 28 माइनस का, यानी आपको ओवरऑल जो डिस्काउंट मिलेगा वो 28 का छूट मिलेगी, वो डिस्काउंट मिलेगा। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप मान लो किसी भी चीज का प्रिंट रेट 100 रुपए है और उसने 20% की छूट दी, तो इसमें हमें 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 100 रुपए वाली चीज हमको फिर कितने में मिलेगी, 80 रुपए में मिलेगी। तो एक बार डिस्काउंट दिया, और ये कभी मत करना 20 10 30 करके पता लगे आंसर दिया हो, हाँ हालांकि ऑप्शन नहीं है तो टिक नहीं कर पाओगे, तो ये कभी नहीं होता। पहले आपको ये निकालना, अब जो बची हुई वैल्यू है ये 80, इस पे आपको 10% छूट मिलेगा, मतलब यहां से -10% करोगे तो 80 का 10% 8 रुपए होगा, तो 80 में से 8 जाएगा, तो यहाँ पर आपको कितने में, यानी 72 रुपए में वो चीज खरीद के लाए होगे। पहले 20% का डिस्काउंट मिला होगा तब 80 की चीज बची होगी, उसमें भी 10% मिला होगा, चीज 72 की बची होगी। तो यहाँ से आप देख लो आपको कितना डिस्काउंट मिला, तो यहाँ से 100 वाली चीज आप 72 में लेके आए तो आपको कितना 28 का डिस्काउंट मिला होगा। वही चीज इसने पूछी, छूट आपको कितनी मिली है, ये 28% हो जाएगी। अगर वैल्यू 100 होगी तो 28 रुपए हो जाएंगे, अगर वैल्यू 1000 होती तो आपको डिस्काउंट रुपए में 280 का मिल रहा होता। 1000 की 28% कितना, 280 तो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज दर ज्ञात करें जब 1000 के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 रुपए हो। तो देखो इसमें आप दो तरीके सवाल लगा सकते हो। एक तो तरीका है एसआई का जो फॉर्मूला होता है, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, आई थिंक सभी को पता होगा, बहुत अच्छे सभी ने पढ़ा होता है, पी आर टी। पी मतलब प्रिंसिपल, आर मतलब रेट, टी मतलब टाइम अपॉन 100। ये बहुत ही फेमस फार्मूला, सभी को पता होगा। तो देखो यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें पता है, आपको एसआई पता है, आपको यहाँ पर टी की वैल्यू पता है, आपको यहाँ पर पी की वैल्यू पता है, और इसने वही तो ब्याज दर ज्ञात करें, आर की ही वैल्यू तो पूछी हुई है। तो एसआई की यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 440
बराबर पी की वैल्यू कितनी है 1000 इंटू आर आपको निकालना है इंटू टाइम कितना 5 साल दिया गया है और डिवाइड में कितना कर दो 100 कर दो। ठीक है, तो ये 2 जीरो से यहाँ पर ये 2 जीरो चले जाएंगे। अब आपके पास ये कितना बचा, अब आपके पास बचा 440 बराबर 10 इंटू आर इंटू 5। क्लियर है। तो आर की वैल्यू अगर निकालोगे तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा 440। अब ये 5 हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो ये हमारा चला जाएगा कहाँ पे, डिवाइड में, और ये 10 भी आपका नीचे आ जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पर यानी कि आपका कितना 5 10 50। ठीक है, 50 नीचे आ जाएगा, ये डिवाइड कर दो। अब 44 को 5 से डिवाइड कर दो तो कितना 5 अट्ठे 40, अगेन 5 अट्ठे 40, यानी आपका जो आंसर बनेगा वो 8.8 बनेगा। आई होप ये बात भी अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, दूसरा एक तरीका ये भी होता है कि हमको 440 रुपए दिया गया, ये हमको 440 प्राप्त हुआ 5 साल में, तो हम निकाल लें 1 साल में हमको कितना मिला, तो हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40, यानी आपको कितना 88 रुपए 1 साल में मिला होगा। और कितने पे मिला होगा, 1000 रुपए पे, यानी 88 रुपए आपको मिला कितने पे, 1000 पे। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनटू हम करा देते हैं 100 से, तो हमें परसेंट मिल जाएगा। तो इधर से ये 2 जीरो चले गए। अब 10 से 88 को डिवाइड करोगे तो 8.8 फिर से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी यहाँ पर और बच जाएगी। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर हमने 5 से किया, यहाँ पर 88 आया, जैसे 88 आया तो यहाँ पर क्या करेंगे 88 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, तो यहाँ से परसेंट निकल आएगी, परसेंट थे इससे मल्टीप्लाई ऊपर करा देंगे। क्लियर हो रहा होगा। उस कालावधि को ज्ञात करें जिसमें 1000 के मूलधन पर वार्षिक 10% ब्याज दर से 331 का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ है। तो देखो यहाँ पर आप इसको किस किस तरीके से करोगे, यहाँ पर देखो तो आपके पास दो तरीके हैं, पहला तो मैं आपको फॉर्मूले से ही बताता हूँ। पहला फॉर्मूला होता है सीआई के निकालने के लिए, फॉर्मूला होता है ए का मतलब होता है अमाउंट इज इक्वल टू पी प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन का मतलब होता है यहाँ पर टाइम। ठीक है, आर का मतलब रेट हो जाएगा। अब देखो ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अमाउंट कितना होगा, यानी कि आपको 1000 रुपए आपने उधार लिए, मूलधन था, और उस पे 331 रुपए मिल रहा है ब्याज, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलके बनता है अमाउंट, तो ये बन जाएगा आपका कितना 1331 रुपए। आई होप बात क्लियर है। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, ए की वैल्यू। पी की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन प्रिंसिपल आपको 1000 दिया ही गया है, और आर की वैल्यू कितनी है, आर भी आपको दी गई कितनी 10%, और एन आपको फाइंड करना है। तो इसमें देखो पुट कराते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1331 बराबर पी की वैल्यू आ जाएगी 1000 इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू 10/100 और पावर में एन। तो देखो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो तो कैंसिल हो जाएगी, और ये अब 1000 इधर आ जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा 1331 डिवाइड में आ जाएगा 1000, मल्टीपल में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, बराबर ये कितना ऊपर जीरो जीरो कट गया, नीचे 10 और 1, तो क्या करोगे 10 एकम 10 और 1 11, यानी आपका ये बच्चा 11/10 की पावर एन। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सोचना है, आपको हमेशा यहाँ पर क्या मिलेगा, क्योंकि पावर एन है। अगर यहाँ 2 साल होगा तो एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना होगा, अगर ये 2 साल के लिए दिया गया होगा तो यहाँ वाले जो 2 नंबर होंगे उनका हमेशा स्क्वायर होता है, 3 साल के लिए तो हमेशा कहीं ना कहीं एक क्यूब में नंबर मिलेंगे। आई होप ये बात क्लियर होगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि ये हमें देखना होगा किसका स्क्वायर, तो ये हमको क्या दिखाई दे रहा है, ये हमको दिखाई दे रहा है 11/10 का होल क्यूब, यानी ये 11 का भी क्यूब है और 10 का क्यूब है, तो बराबर आपका यहाँ पर 11/10 का क्यूब हो जाएगा एन की पावर। तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी 3 ईयर। आई होप अच्छे से आपको ये बात समझ आई होगी। तो ये तो रही बात फार्मूले की। अगर हम इसको विदाउट फार्मूले करना चाहें, हम उसमें ये चीज ना करें, तो क्या तरीका है, तो देखो जब भी कभी जो रेट दिया गया है, रेट से हम क्या करेंगे 10% हमारा होता है 1/10 के। ठीक है, तो ये मतलब यही हुआ कि 10 रुपए प्रिंसिपल है जिसपे आपको 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, यानी आपने 10 रुपए लगाए। ठीक है, आपने 10 रुपए लगाए, तो पहले साल में आपको 10 रुपए लगा करके फर्स्ट ईयर यहाँ पर जो आपका ये होगा फर्स्ट ईयर में आप 10 रुपए लगाओगे, और 10% की रेट से आपको 1 रुपए मिलेगा, तो अमाउंट आपका 11 रुपए बनेगा। उसी तरीके से सेकेंड ईयर में देखोगे, सेकेंड ईयर में भी आपका 10 रुपए रहेगा। ठीक है, उसकी वैल्यू अगेन यहाँ पर 11 होगी। ठीक है, अब देख लो जहां पे आपको क्या है, जहां पे आपका जो प्रिंसिपल है ये मैच कर जाए, वहीं पे आप देख लीजिएगा। थर्ड ईयर में क्या होगा, यहाँ पे आपको 10 का 11 मिल जाएगा। अब ये हमें देखना कैसे है, वो हमें इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई कराना है, तो वही चीज आपको यहाँ 3 साल बाद मिल जाएगी। 10 इंटू 10 इंटू 10 करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 10 की पावर 3 लिख सकते कि नहीं लिख सकते,
और वही चीज यहाँ पर 11 इंटू 11 3 बार लिखोगे तो 11 की पावर 3। तो यहाँ पर जो आपका पावर आया है वही आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, ईयर हो जाता है। आई होप ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, तीन साझेदार ए बी और सी 4 5 6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपए अधिक है तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करें। तो देखो ए है, बी है और सी है, इनका कितना कितना दिया गया, 4 5 और यहाँ पर 6। कह रहा है यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 अधिक है। एक चीज देखो यहाँ पर रेशियो में कितना अधिक है, ए की तुलना में रेशियो कितना ज्यादा है, सी का लाभ ए की तुलना में 200 अधिक है, रेशियो में कितना ज्यादा है, 2। दो वाली वैल्यू आपको दे रखा है 200, तो एक वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। अब पूछा उसने क्या है, तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ, यानी उन तीनों के द्वारा पूछ रहा कुल लाभ कितना होगा। तो हम यहाँ पर तीनों का देखेंगे तो 4 + 5 + 6, तो 4 5 9, यानी टोटल लाभ उनके 15 रेशियो के बराबर है। अगर एक वाली वैल्यू 100 है तो 15 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा और यहाँ पे ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, आई होप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट, तीन साझेदार हैं ए बी और सी ने 2 3 4 के अनुपात में लाभ कमाया, यानी ए बी और सी, इन्होंने 2, इन्होंने 3, इन्होंने 4 रेशियो। क्लियर इतनी बात, इस रेशियो में लाभ कमाया। कह रहा है एक नया साझेदार डी है, एक नया साझेदार डी शामिल हुआ जिसने ए और सी प्रत्येक के शेयरों में से आधा हिस्सा लिया। तो देखो यहाँ पर ए और सी का टोटल हिस्सा है कितना, यानी ए से आधा लिया होगा एक और सी से आधा लिया होगा तो 2, तो इसने कितना ले लिया होगा, 3 ले लिया होगा। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 2 थी, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, ए और सी मिलाकर के 2 और 4 6 है, तो 6 का आधा मतलब डी के पास 3 होगा, आधा ले लिया। यदि लाभ में डी का हिस्सा अब जब उसने ले लिया तब 100 रुपए है, बात को बहुत अच्छे से समझो, उसने अब बोला मतलब जब उनको लाभ मिल गया होगा उसके बाद डी ने ए और सी से आधा आधा ले लिया तो उसको 100 रुपए मिला। यानी आप कह सकते हो कि जो 3 रेशियो वाली वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 100 के बराबर है। आई होप ये बात क्लियर है, क्योंकि सी और डी को 100 ही तो रुपए मिले। तो कुल लाभ ज्ञात करें, तो यहां पर आपका कुल लाभ था कितना, 3 2 5 5 और 4 9, आपका टोटल लाभ 9 था। 3 वाली अगर वैल्यू 100 है तो 9 वाली वैल्यू कितनी होगी, 9 3 का 3 गुना है तो 100 का 3 गुना आपका 300 रुपए हो जाएगा। आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो समझ पा रहे हो कितनी आसान तरीके से लॉजिकली क्वेश्चंस को करोगे, बहुत जल्दी आंसर आएगा और एक्यूरेट आएगा, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। होता क्या, वहां जब टाइम चल रहा होता है तो हमको प्रेशर आता है कि अरे यार टाइम बढ़ रहा, टाइम बढ़ रहा, ये कैसे होगा कैसे होगा, तो बड़ा सुकून से सॉल्व किया करो। हालांकि सुकून वहां आता नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ, हम भी एग्जाम देते हैं, सुकून तो नहीं आता, बट वही जितना चिल रहोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। एक खुदरा विक्रेता ने 10 की दर से 7 वस्तुएं, तो देखो 10 की दर से इंटू 7 वस्तुएं, ये आपका रेट है और ये आपके आर्टिकल है, ठीक है, आइटम है। तो कितना खर्चा किया होगा, 70 रुपए। 11 की दर से, रेट 11 का है, 9 चीजें खरीदी हैं तो 99 रुपए खर्चा किए होंगे। 15 की दर से 14, 15 की रेट से 14 वस्तुएं खरीदी, ये कितना बन जाएगा, 15 150 और 15 चौको 60 150 और 60 210 रुपए। ओवरऑल इन्होंने खर्चा कितना किया इन सभी वस्तुओं पे, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 9 7 16 और 1 17 2 और 1 3, यानी 379 उसने टोटल खर्चा किया वस्तुओं को खरीदने में। अब वो बोल क्या रहा है, वस्तुएं खरीदी, प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करें यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य पर 20% लाभ होना चाहिए। मतलब औसत, औसत हम कैसे निकालेंगे, देखो जो औसत होता है उसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक आर्टिकल की वैल्यू का रेट सेम होगा। जो आपका आर्टिकल 1 था उसका रेट 10 था, आर्टिकल 2 था 11 था, आर्टिकल 3 था उसकी वैल्यू 15 रुपए। वो कह रहा है एवरेज होना चाहिए, और एवरेज का मतलब है कि अगर ये 5 का हुआ तो ये भी 5 का हुआ, ये भी, यानी सारी के सारे का रेट कितना एक जैसा हो जाएगा। तो वो कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे, 379 टोटल हमने आर्टिकल कितने खरीदे, आर्टिकल आपके पास यदि वस्तुएं, तो 9 और 7 16 16 और 14 ये 30 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये एवरेज निकला है, लेकिन आपको बोला है कि 20% लाभ होना चाहिए, डायरेक्ट मत डिवाइड करना है ऐसे कभी। तो 20% लाभ का मतलब 100 वाली चीज 120 में बेचो तभी तो 20% लाभ होगा। तो यहां पर 120 बटे 100 कर दो, डायरेक्ट अभी ऐसे निकालते फिर ऐड करते फिर ऐसे करते तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, पहले वैल्यू को पूरा पूरा रखा करो। तो यहाँ पर 30 से सीधा सीधा ये 4 बार डिवाइड हो जाएगा। आई होप ये बात क्लियर होगी।
अब नीचे आपका 100 बचा है, तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, नीचे आपका 100 आएगा, सीधा सीधा 2 से डिवाइड कर देना, तो 4 9 कितना होता है, 36 हो जाएगा। 4 सत्ते 28, 28 और 3 31, 4 तिया 12, 12 और 3 कितना 15, और डिवाइड में आपके पास 100 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 15.16। तो कैलकुलेशन भी देखो कितना आसान हो रही है। तो हमेशा चीजों को पूरा लिख लिया करो, फिर उन चीजों को काटा करो, पहले से निकाल के मत लाओ कि हमने पहले एवरेज निकाला, फिर एवरेज का हमने 20% निकाला, तब जाके हमको वहां पर वैल्यू इतनी मिली। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि अपनी कैलकुलेशन कैसे बचा सकते हैं। कैलकुलेशन से टाइम भी बचता है और आसान भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए और बी 12 दिनों में कोई काम पूरा करते हैं, यानी ए प्लस बी 12 दिन में करते हैं, बी और सी वही काम 16 दिन में करते हैं, यानी बी और सी दोनों मिलकर के करते हैं तो 16 दिन लेते हैं। ए और सी वही काम 24 दिन में पूरा करते हैं, बहुत ही स्लो हैं ये लोग, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ए प्लस सी यहाँ पर कितने 24 दिन में काम करते हैं। अब देखो, जब भी टाइम एंड वर्क का होता है तो हमें यहाँ पर टाइम दिया होता है, उसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इज इक्वल टू होता है टोटल वर्क, आपको पता चल जाता है टोटल आपका वर्क कितना है। ठीक है, तो 12 16 24 का एलसीएम आएगा कितना 48। ठीक है, यानी टोटल काम है 48। अगर ए बी मिल करके 48 काम 12 दिन में कर पा रहे हैं, तो एक दिन में काम कितना, तो अप्रोच यहां पर हमेशा एक दिन की रखिए, तो एक दिन में 4 काम कर रहे होंगे। बी और सी एक दिन में कितना, 16 से 48 को डिवाइड करोगे तो 3 काम निकल के आएगा। और ए सी 24 दिन लगा रहे हैं 48 काम करने के लिए, 24 दूनी यानी 2 काम एक दिन में कर पा रहे होंगे। तो ये बात क्लियर होगी। अब देखो यहां पर जो आपका ये जो टोटल आपका आया है, ये टोटल कितना 4 3 7 2, ये आपका 9 आ गया मिल करके। बट ये जो 9 आया है, ये 9 किस किस का है, ए यहां पर देखो 2 बार है, ए आपका यहां भी है, यहां भी है, सी यहां भी है, यहां भी है, बी यहां है और यहां है, यानी हम कह सकते हैं हर कोई 2 बार आया, तो इसको हम बोल सकते हैं 2a प्लस बी प्लस सी बराबर, यहां पर एफिशिएंसी उनकी 9 है एक दिन में। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 2 से डिवाइड इधर हो जाएगा, तो 9 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आएगा 4.5, यानी तीनों की जो एफिशिएंसी होगी वो 4.5 होगी एक्चुअल। क्लियर हुआ। अब इन्होंने पूछा वो तीनों मिलकर वह काम कितने दिन में कर देंगे, तो तीनों मिलकर आपका टोटल काम कितना था, टोटल काम तो आपका ये 48 था, तो 48 डिवाइडेड बाई 4.5। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 5 से इसको डिवाइड कर दो, ये आपका बनेगा 5 नेम 45 और बचेगा 3, 5 छक्का 30 और 5 नेम 45, 9 से डिवाइड करना है। तो 96 को 9 से डिवाइड करो, आंसर कितना आएगा 9 1 जा 9, 6 आएगा, डिवाइड नहीं होगा, जीरो, फिर भी नहीं जाएगा, पॉइंट लगा लो, जीरो बढ़ा लो। फिर आपके पास यहाँ पर आएगा 60 में 9 से भाग दोगे तो कितना, बोलो, 9 सत्ते 63 ज्यादा हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर 9 छक्का 54। अब ये फिर 6 बचेगा, फिर 54, फिर 6 बचेगा, तो ये 0.666 चलता चला जाएगा, और इसको हम लास्ट में जब ऐसे होता है तो ऐसे कर देते हैं, तो एक्चुअल में जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 10.67। और 10.6 में देखोगे 10.6 एक ही आंसर था, ये 10.3 है, ये 6, तो एक ही ऑप्शन, अगर एक भी आपने डिजिट सॉल्व कर ली होती तो भी आपको आंसर यहाँ पर मिल जाता। आई होप ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर प्रति घंटे से और दूसरे आधे भाग में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करता है। तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। अब वो दो तरीके आपके पास क्या क्या हैं, उनको आप समझ लो। पहला तो तरीका ये है कि जब आपको डिस्टेंस सेम करनी हो, इसमें बोला, इसमें तो यही है कि टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी, आधा भाग, यानी अगर हम ये टोटल डिस्टेंस 100 मान लें, तो 100 में से 50 यहाँ पर 50 यहाँ पर, यही तो होगा आधे का मतलब। तो आधा आपने 21 किलोमीटर प्रति घंटे से और बचा हुआ 24 किलोमीटर प्रति घंटे से तय किया। तो जब भी डिस्टेंस इक्वल होती है और दो डिस्टेंस होती हैं तो वहां पर हम एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं, टाइम आपको गिवन है ही है। तो अगर ये क्या है, ये स्पीड डिफरेंट है, हम दोनों की एवरेज स्पीड निकाल लें, यानी जितनी स्पीड में यहां पर चली हो उतनी ही स्पीड यहां पर, एवरेज का मतलब सेम आ जाएगा। तो ओवरऑल पता चल जाएगा कि यहां से यहां तक कोई कितनी स्पीड में जाता है। ठीक है, तो अलग अलग है, 5 से भी 5 घंटे से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो यहां पर क्या कर सकते हैं हम, यहां पर फॉर्मूला ये लगा सकते हैं 2xy अपॉन x प्लस वाई, जिससे आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। और एवरेज स्पीड अगर पता चल गई तो हम 5 से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर भी निकाल लेंगे, क्योंकि एवरेज स्पीड था, इनटू टाइम कर दो, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो हमें टाइम इनटू आपका स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस होता है। तो देखो 2x की वैल्यू यहां पर कितनी है,
x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी ये और y की वैल्यू हो जाएगी ये। तो यहाँ पे इसको पुट करा दो तो कितना बनेगा 2 इंटू 21 इंटू 24 और डिवाइड में आ जाएगा कितना 21 प्लस 24, ये आपका बन जाएगा कितना 45। ठीक है, तो देखो अभी हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं। 3 से हम इसको करेंगे तो ये 7 जाएगा, 3 से इसको करेंगे ये 15, एक बार और हम 3 से कर सकते हैं तो ये 8 हो जाएगा और ये 5 बचेगा। तो अब आपके पास बचा क्या 2 इंटू 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 5। तो मल्टीप्लाई इसको कर लो, 7 दूनी 14, 14 अट्ठे कितना हो जाता है 8 सत्ते 56, 56 दूनी 112, 14 अट्ठे 112, 112 बटे कितना आंसर आया 5। यहां से एवरेज स्पीड कितनी आएगी 5 से डिवाइड कर लो, एवरेज स्पीड आ जाएगी 5 दूनी 10 बचा 1 12, फिर 5 दूनी 10 बचा 2, पॉइंट लगा के 5 चौको 20, एवरेज स्पीड आपकी हो जाएगी 22.4 किलोमीटर पर आवर। आई होप ये बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये करना है कि मल्टीप्लाई 5 से करो तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, एवरेज स्पीड आपको पता चली गई है। तो 22 यानी ओवरऑल आपकी यहाँ से यहाँ तक चलने की जो कांस्टेंट स्पीड है वो आ गई। 22.4 इंटू 4 करा दो, सॉरी 5 करा दो क्योंकि 5 घंटे लगे। तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 चौको 20, पॉइंट लगा दो, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 1 हासिल का 11। तो यहाँ पे जो आंसर आया वो आपका आया 112 किलोमीटर। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। अब एक और तरीका दूसरा देखो, जब आपका ये डिस्टेंस सेम होता है तो एक और हम तरीका अपना सकते हैं यहाँ पर। क्या है वो तरीका, वो ये है कि मेरे पास जो पहली स्पीड है वो 21 है और दूसरी स्पीड है 24। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 से डिवाइड इसको करेंगे इंटू 7 आएगा और इंटू 8 आएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना बन जाएगा 3 इंटू 8 56, 56 दिया 168 यानी 168 बनेगा जाके एलसीएम। ठीक है, तो ये हमने मान लिया कि यहाँ पर डिस्टेंस 168 है। आई होप ये बात क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पर 21 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 8 आएगा और 24 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये 7 आएगा। ठीक है, अब मेरे अकॉर्डिंग टोटल यहाँ टाइम ये जो हमने निकाला है ये आपकी क्या थी स्पीड, ये है आपकी स्पीड और ये आपका है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे तो आपका टाइम आ जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग टोटल टाइम यहाँ कितना लग रहा है 8 और 7 15, बोलो 8 और 7 15, यानी मेरे अकॉर्डिंग 15 घंटे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने लग रहे हैं 5 घंटे। तो क्वेश्चन मेरे से कितना 1/3 है, मतलब मेरे से 1/3 है, क्वेश्चन कम है। तो जो डिस्टेंस हमारी है 168, ये भी तो 1/3 हो जाएगी, यानी बराबर करेंगे तो कितना आएगा 3 5 से 15, 3 18। अब ये 56 आ जाएगी, यानी 21 की स्पीड से भी आप 56 किलोमीटर गए होंगे और 24 की स्पीड से भी आप 56 किलोमीटर गए होंगे। हम इन दोनों को यहाँ पर अगर हम प्लस कर दें तो भी आपको यहाँ पर 112 आंसर मिल जाएगा। तो दो तरीके आपको समझाए, जो आपको समझ में आता है एग्जाम में उसको वहां पर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5:6 है। एक रेलगाड़ी ए है, एक रेलगाड़ी बी है, इन दोनों का अनुपात है 5:6। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर दूरी तय करती है। देखो यहाँ पर आपको क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू, आपको स्पीड यहाँ पर मिल जाएगी। तो दूसरी रेलगाड़ी है तो दूसरी ट्रेन का डिस्टेंस 450 दिया गया है, टाइम 5 घंटे दिया गया है, स्पीड कितनी आ जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड आ गई है दूसरी ट्रेन की, दूसरी ट्रेन हमारी बी है। तो दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी है 90, यानी 6 रेशियो की वैल्यू अगर 90 है तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 6 से हम डिवाइड कराएंगे कितना 15, 15 का 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, पहली ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी 75 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर आपका आ जाएगा डी करेक्ट। क्लियर है बात। नेक्स्ट, एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है तो भूखंड का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर है। तो भूखंड का परिमाप बताइए। तो ऐसी सिचुएशन पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या हमारे पास यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको यहाँ समझना है कि एक कोई आयताकार मैदान है, जो भी है भूखंड है, ठीक है, ये आयताकार है। तो कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है चौड़ाई की 3 गुनी है। तो देखो चौड़ाई तो आपकी यहाँ पर ये है और ये आपकी लंबाई, और लंबाई 3 गुनी है। तो चौड़ाई को यहाँ मान लो कितना x, तो आपकी लंबाई कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी। आई होप ये बात क्लियर होगी, किसी को इतने में डाउट नहीं होना चाहिए, बोलो। अच्छा, आयत जो है, आयत का जो हम क्षेत्रफल निकालते हैं वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी जो लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई होती है। तो हम लंबाई और चौड़ाई, तो इस भूखंड का क्षेत्रफल हमको पता चल जाएगा। तो ये 768 है, ये किसकी वैल्यू है, ये दी गई है x इंटू 3x बराबर किसके है 768 के है। क्लियर है इतनी बात। तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 3x स्क्वायर
बराबर 768। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3 है, डिवाइड में जाएगा तो 768 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो ये कितना बनेगा, 3 दूनी 6, 16, 3 पचे 15 और तिछंग 18, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 256। अब आपको पता होना चाहिए कि ये 256, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ रूट लग जाता है, तो एक्स की वैल्यू निकल के कितनी आएगी, किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर 256, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 16। तो जैसे एक्स की वैल्यू अगर 16 आ गई है तो ये आपका कितना हो गया, 16, और आपका ये 3, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48, 16 तो ये 48, 16 इंटू 3, और एक्स की वैल्यू 16। अब ये पूछ क्या रहा है, भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखो आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, आयत का जो परिमाप होता है वो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आयत का परिमाप होता है 2l+b, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 2l, l कितना है आपका 48, प्लस चौड़ाई आपकी कितनी है 16, तो ये हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 × 64, आंसर आपका कितना आ जाएगा, 128। तो 128 मीटर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप अच्छे से आपको ये चीजें क्लियर होती चली गई। तो इतने आसान वहां पर क्वेश्चन होते हैं, आपको हेडक लेने की जरूरत नहीं, बस कायदे से पढ़ाई अच्छे से करो और वहां पर जो भी क्वेश्चन आए पहले से रट के कुछ मत जाओ, हमेशा चीजों को सीखो। अंकों की एक संख्या ए बी सी है जिसमें ए 100वां स्थान पर, बी 10वें स्थान पर तथा सी इकाई के स्थान पर है। इस संख्या को एबीसी रूप में पुनः लिखा गया तथा इसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समावर्त से विभाजित किया गया, परिणाम क्या होगा। अब देखो एक चीज यहां पे समझो, अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है, जैसे मान लेते हैं यहां पर 12 और 12, इसको अगर हम रिपीट करें तो देखो ये आपका 101 से जरूर डिवाइड होगा, और उतनी बार डिवाइड होगा जो आपका ये नंबर रिपीट हो रहा है, 12 बार डिवाइड करके देख लो, हमेशा होगा। क्लियर इतनी बात। आप यहां पर अगर मान लो 32 और 32 ले लो और 101 से डिवाइड करो, 100% ये 32 टाइम्स ही डिवाइड होगा। क्लियर इतनी बात, चाहे जैसे आप कर लीजिएगा। अब इसमें 3 डिजिट नंबर दिया, तो जैसे इसमें डिजिट बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है, अभी हमने 2 डिजिट लिया, अभी 3 डिजिट हो गई, मतलब अभी हमने 1 2 लिया, अब हम ले सकते हैं 1 2 3 और रिपीट होगा 1 2 3, तो 100% इसमें एक नीचे जीरो बढ़ा दीजिए, 1001 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा और उतनी बार डिवाइड होगा जितना ये रिपीट हो रहा होगा। अगर यहां पर 3 2 लिया, मान लो हमने यहां पर 320 लिया होता, अगेन 320 लिया होता, 100% ये आपका 1001 से डिवाइड होगा, और ये 1001 से डिवाइड होने के बाद आंसर 320 ही देता है। ठीक है, तो ये जब नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे होते हैं वहां पर ये चीजें अच्छे से समझाई जाती हैं, प्राइम नंबर और ये सब कुछ हम जब बता रहे होते हैं। तो तथा इसे अब उसने बोला 7, 11, 13 के लघुत्तम समावर्त से विभाजित किया गया तो परिणाम क्या होगा। तो देखो 7, 11, 13 का जो एलसीएम आएगा वो 1001 आएगा। ठीक है, तो 1001 आएगा, मतलब ये सारे के सारे प्राइम नंबर है, मल्टीप्लाई कर लो तो 1001 ही बनेगा। ठीक है, 11 सत्ते ये 77 हो जाएगा, इंटू 13 करोगे, 13 सत्ते 91, 9, 13 सत्ते 91 और 900, तो 1001 आया एलसीएम। तो वही चीज है, 3 डिजिट का नंबर है, 1001 से डिवाइड होगा और इनका एलसीएम भी 1001 है, तो इसका मतलब यही होगा कि अगर ए बी सी, अगेन आप ए बी सी लिखते हो और इसको एलसीएम से मतलब 1001 से डिवाइड करोगे, आंसर में आपके पास ए बी सी ही आएगा 100%, दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। तो ये कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये चीजें पता होनी चाहिए कि कब कहां पर किस तरीके से ये आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक 5 अंकों की संख्या है, 5 अंकों की संख्या क्या है, 2 4 7, और यहां पर एक कोई डिजिट है 8, और इसको डिवाइड किया जाता है 44 से, तो पूछ रहा है यहां पर कौन सी डिजिट आएगी। ठीक है, अब देखो अगर 44 से डिवाइड करोगे तो हमें नहीं लगता 44 की टेबल किसी को पता होगी, तो 44 की टेबल नहीं पता तो दिमाग लगाया करो, 44 की टेबल नहीं पता है तो इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं 2 4 7 8 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 11, मतलब अगर ये 44 से डिवाइड कोई भी नंबर है, एक चीज समझो, जैसे मान लो अगर हम 6 से किसी को डिवाइड करें, 6 से अगर हम यहाँ पर डिवाइड करें 36 को, तो 6 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 6 के फैक्टर हैं 2 और 3, दैट मीन्स ये 36 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा, कंफर्म है। उसी तरीके से जो ये नंबर आपको ऊपर गिवन है, तो हमने 44 के फैक्टर बना लिए 4 और 11, दैट मीन्स ये नंबर 4 से भी पूरा डिवाइड होगा और 11 से भी होगा, तभी यहां पर ये दिया गया था। तो अगर यहां से ये कर लिया, अब आपको पता होना चाहिए 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, तो 11 की जो डिविजिबिलिटी होती है वो ऑड प्लेस पर जो डिजिट होते हैं उनका सम, इवन इवन का सम, ऑड ऑड का सम, फिर उनके बीच का जो डिफरेंस आता है वो या तो 0 आ जाए या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आ जाए, तो वो नंबर 11 से कट जाता है। तो देखो 1 3 और 5 ये ऑड डिजिट है, तो 2 7 9 8 17, डिफरेंस
इवन का, तो इवन में देखो यहाँ पर कितना यहाँ पर आएगा, 4 है मेरे पास, ठीक है, तो 11 से डिवाइड तो नंबर हो ही रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर या तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए। आई होप ये बात क्लियर। अब 0 कब आएगा, जब हमारे पास यहाँ भी 17 आ जाए। अब देखो यहाँ पर मैक्स टू मैक्स एक डिजिट आएगी, हम यहाँ पर कितना ले सकते हैं, 9, 9 4 13 ही हम कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर ये चीज तो 11 वाली, 0 वाली सिचुएशन तो नहीं बनेगी, आंसर हमको 11 लाना पड़ेगा। अब 11 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 17 माइनस 11, तो यहाँ पर कितना आएगा, 17 माइनस 11 यानी 6 लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 है, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये इवन इवन प्लेस का सम हो जाएगा, 4 और 2 6, 17 माइनस 6 11 आ जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर कि इसका आंसर हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा, यानी 2 4 7 2 8, ये 44 से फुल्ली डिविजिबल होगा। क्लियर है बात। तो इस तरह से वहां पर हम करेंगे। 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें। तो देखो 256 और 16, 256 किसका होता है, 16 का, 4 किसका होता है, 4, 16 किसका होता है, 4 का। कह रहा है इनका गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो 16 चौको ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। फिर परिणाम जो आया है, परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात कीजिए, तो परिणाम 64 आया, इसका वर्गमूल निकाल दो, तो आंसर ये किसका होता है, 64, 8 का होता है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान सा सवाल था, मतलब 15 से 20 सेकंड में आसानी से। दो कुर्सियां और एक मेज 170 में खरीदी जा सकती हैं, तो 5 कुर्सियां और 4 मेजें 530 में खरीद सकते हैं। एक कुर्सी की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर क्या है, 2 चेयर प्लस एक टेबल है, बराबर कितने की है, 170। फिर बोल रहा है 5 चेयर प्लस 4 मेज बराबर 530 रुपए की है। तो एक कुर्सी की लागत बताइए कितनी होगी। तो ऐसी सिचुएशन पे हमको क्या करना होता है, किसी भी एक को हमें बराबर करना होता है। तो देखो यहाँ पर 2 चेयर और एक टेबल है, तो इसमें हम किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, 4 से डिवाइड इसमें जरूर कर सकते हैं, 4 से डिवाइड करने पर टेबल, तो डिवाइड वाला मामला थोड़ा गड़बड़ होता है। तो क्या करेंगे, इस वाली पूरे में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, टेबल टेबल को इक्वल कर लें, क्योंकि चेयर जो पूछा है उसके रिवर्स वाले को, यानी चेयर पूछा तो टेबल को बराबर कर लो, टेबल पूछा होता तो चेयर को हम बराबर कर रहे होते। तो चेयर को हम कैसे बराबर कर रहे होते, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई, नीचे 10, 2 से मल्टीप्लाई, 2 पंचे 10 और 5 दूनी 10, ऐसे हम कर लेते। तो अभी हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करने में हमको क्या मिलेगा, 4 दूनी 8 चेयर प्लस 4 एकम 4 टेबल बराबर 4 का मल्टीप्लाई 170 में, तो ये बन जाएगा 17 चौको 68, 680। और नीचे वाली चीज में कोई मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि टेबल को हमें बराबर करना, तो हो गया 5c प्लस 40 इज इक्वल टू, ये आ गया आपका आंसर 530। ठीक है, अब हम इसको घटा देंगे, तो यहाँ पर माइनस माइनस और माइनस, तो ये 40 माइनस का प्लस का ये कैंसिल हो गया। अब 8c प्लस माइनस 5c, यहाँ पर आपका आएगा कितना, 3c बराबर 680 में से 530 को माइनस कराओ, ये आपका 0 आ गया, 8 से 3 जाएगा तो ये 5 आ गया और 1 आ गया, यानी 3 चेयर की वैल्यू 150 है। तो एक चेयर की वैल्यू कितनी आएगी, 150 बटे 3 आ जाएगा, बराबर आंसर आपका जो आएगा वो 50 रुपए आएगा, यानी एक चेयर का वैल्यू कितना होगा, 50 रुपए होगा। आइयो बहुत अच्छे से आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट, एक्स के पास बैंक खाते में 90 रुपए इतने की राशि है, 67 रुपए 14 पैसे उसने जमा करने और 70.16 की निकासी के बाद शेष क्या राशि होगी। तो देखो इतना तो उसने निकाल लिया और इतना जमा किया, मतलब जमा कम निकाला ज्यादा, तो वैल्यू कम हो रही होगी। ठीक है, तो देखो कितना, 70.16 निकाल लिया, 67.14 जमा किया था, तो ये कितना आएगा, 0.02, और 70 से 67 जाएगा तो कितना आएगा, 3, यानी इतनी वैल्यू उसने ज्यादा निकाल ली। ये आपने डिपॉजिट किया और ये आपने विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो कितना ज्यादा आपने विड्रॉ किया, 3 रुपए 02 पैसा। तो हम क्या करेंगे, 90.53 में से इतना पैसा और एक्स्ट्रा निकल गया, तो 53 से 2 जाएगा, ये पॉइंट के इधर 51 आ जाएगा, और 90 से 3 माइनस करोगे, ये आपका 87 आएगा, 87.51, ऑप्शन बी करेक्ट। इतना आसान सा सवाल है। अब सोचिए, ये बच्चे वहां पर सवाल करने में बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, जबकि इतना समय वहां पर नहीं होता है। अब यहां से आपका ये रीजनिंग शुरू हो जाता है, तो 20 क्वेश्चन आपके जो टोटल आपके कितने 75 हैं, तो 75 में 20 क्वेश्चन आपके ये मैथ्स के आते हैं, और बचे हुए 55 क्वेश्चन होते हैं वो रीजनिंग के होते हैं। तो रीजनिंग का वेटेज बहुत ज्यादा है, और रीजनिंग में पूरा लॉजिक लगता है, जहां पर आपका दिमाग नहीं काम किया आंसर नहीं आएगा। तो इसको बड़ा ध्यान से करिएगा, गलत आंसर भी ना दे के आइए।
कह रहा दो कारें एक उभयनिष्ठ बिंदु से शुरू होती हैं, तो मान लिया कोई यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक है, कार चलती, पहली कार उत्तर की तरफ 10, तो ये उत्तर की तरफ गई, ये 10 यात्रा करती है, बाएं मुड़ती है और आगे 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर बाएं मुड़कर और जाती है। दूसरी कार 5 किलोमीटर दक्षिण, दक्षिण हमारा नीचे होगा, जो प्लस का साइन होगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो दक्षिण मतलब नीचे जाएगी, नीचे कितना जाएगी 5 किलोमीटर, तो ऊपर जितना गई उसका आधा दूरी मान लो ये 5, ये अगर डिस्टेंस 10 है तो ये आधी 5 होगी, तरफ जाती है। फिर दाएं दाएं दाएं, इनका दायां किधर होगा, इस तरफ होगा, हमारा रिवर्स होगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ मेरे तरफ आ रहे हैं, तो मेरा और सामने वाले का दायां, मेरा दायां इधर है बट इसका दायां इधर होगा, तो दाएं ये मुड़ेगी, दाएं मुड़ने के बाद 8 किलोमीटर, यानी ये भी 8 किलोमीटर चले, तो ये यानी कि यहां से यहां बराबर आ गए होंगे। उन कारों के बीच की दूरी क्या है, तो आपसे ये पूछा है कि इसके बीच की आपको ये वाली दूरी बतानी है, ये दूरी कितनी है, तो ये दूरी किसके बराबर होगी, इस 10 और 5 के बराबर तो होगी, तो हम क्या करेंगे, ऊपर आपको 10 मिलेगा, तो 10 + 5 इज इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा, एक्स अपने शुरुआती बिंदु से 3 किलोमीटर चलता है, तो शुरुआती बिंदु हमने मान लिया ये है, तो यहां से कितना, हमेशा हम ऊपर की ओर चलाते हैं, 3 किलोमीटर चला, वह दाएं मुड़ता और आगे 8 किलोमीटर, तो दाएं मुड़ा और यहां पर कितना गया 8 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता और आगे चलता है, बाएं मुड़ता है, बाएं के मुड़ने के लिए ऊपर जाएगा, ठीक है, आगे चलता, लेकिन उसे ध्यान में आता है कि वह उस दिशा से विपरीत दिशा में है जिसमें उसे होना चाहिए था, उसने पूर्व में चलकर शुरुआत की थी, ठीक है। तो देखो अब यहां पर क्या था, एक्स अपने शुरुआती बिंदु से 3 किलोमीटर चला, जब हम शुरुआती ऊपर की ओर चले, एक्चुअली होता क्या है, ऊपर की ओर नॉर्थ, नीचे साउथ, और ये ईस्ट और वेस्ट होता है, लेकिन हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोला नहीं था कि किस बिंदु में चला, तो हमने ऊपर की ओर चलाया। अब जाके उसने बताया कि उसने पूर्व में चलकर शुरुआत की थी, यानी जो शुरुआती बिंदु से चला था वो कौन सी दिशा में चला था, पूर्व दिशा में, यानी आपका ये 90 डिग्री पूरा का पूरा डायग्राम कैसे हो जाएगा, यहां पर ये आपका ईस्ट आ जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ और ये साउथ हो जाएगा, ठीक है, ये वाला आपका बनेगा। तो ऊपर की ओर चलाया तो यहां भी देखो ऊपर की ओर ईस्ट हो गया। अब वो ये कह रहा है कि जिस दिशा में जा रहा है, अचानक से उसे याद आया कि यार मुझे इस दिशा में नहीं जाना था, इसके विपरीत दिशा यानी नीचे की तरफ जाना था, वही तो मतलब हुआ। लेकिन उसे ध्यान में आता है कि वह उस दिशा से विपरीत दिशा में है जिधर जाना था, जाना उसको इधर था लेकिन वो इधर आ गया, तो उसको लगा हम उल्टे आ गए, विपरीत का मतलब उल्टा होता है, तो उसको किस दिशा में जाना है, उसको जाना है नीचे की तरफ, और नीचे कौन सी है यहाँ पर, पश्चिम, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो वहां पर ऐसे क्वेश्चंस को लेकर कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अगला है एक्स 5 किलोमीटर उत्तर की यात्रा करता है, तो यहां पर हमने यहाँ बनाया, यहां से चला 5 किलोमीटर उत्तर ऊपर की ओर होता चला, तो ऊपर की ओर 5, वह दाएं मुड़ता है और आगे 7, दाएं मुड़ दो, दाएं मुड़ा 7, फिर वह दाएं मुड़ता है और आगे 5, अगेन उसको राइट मोड़ दो, नीचे बराबर यानी इसी रोड के बराबर में आ जाएगा, यहाँ 5। अब वो पूछ रहा है वह किस दिशा में जा रहा है, वह किस दिशा में जा रहा है, देखो ऊपर की ओर चलना शुरू किया था, यानी ऊपर हमारी कौन सी दिशा थी, ऊपर थी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो ऊपर की ओर चला, दाएं मुड़ा, फिर एक बार दाएं मुड़ा, तो नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहां से हम देखेंगे नीचे की तरफ कौन सी दिशा है, नीचे की तरफ साउथ डायरेक्शन है, साउथ का मतलब यहाँ पर दक्षिण दिशा में जा रहा है वो, वह करंट में पूछ रहा है किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ भी ये क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल वाले होते हैं, अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से इनका मतलब ना समझ आए, तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आप क्लैरिटी नहीं है तो फिर छोड़ दो, क्योंकि इनका गलत होने का भी चांस उतना ही रहता है, और गलत का मतलब है आपका माइनस का 0.5 मार्क्स, ठीक है। तो देखो कथन क्या कह रहा है, कंपनी ABC, कोई एक कंपनी है, उसने निम्नलिखित नारे के साथ अपने उत्पाद का विपणन किया, एक नारा उसने दिया, यानी जिसको टैगलाइन बोलते हैं, कोई एक उन्होंने टैगलाइन अपनी बनाई और उसका नारा लगा दिया, आगे बढ़ें, ठीक है, यदि कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है तो इसे खरीदें, मतलब कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है, दैट मीन्स हम प्राथमिकता हमारी कीमत है, कीमत प्राथमिकता का मतलब देखो, कीमत में जब भी हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो ये होता है कीमत प्राथमिकता के लिए कि जितने कम से कम में चीज मिल जाए, मतलब 100 वाली चीज हम ढूंढते हैं कि 50 में मिल जाए, तो हम प्रायोरिटी किसको, कीमत को कम होने पे प्रायोरिटी देते हैं। और क्वालिटी में हम किसको देते हैं, क्वालिटी में अगर हम रेटिंग करें कि यहाँ पर 1 स्टार है और यहाँ पर 3 स्टार है, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 स्टार वाले को लेंगे। तो इनका कहने का यही है कि अगर आप कम से कम रेट में 3 स्टार की चीज चाहते हैं तो इसे आप खरीदें, यानी पैसे भी बहुत वाजिब है और आपको चीज भी बहुत अच्छी मिल रही है। आई होप ये बात क्लियर होगी। तो इस स्टेटमेंट का यहाँ पर ये मतलब है। तो पहला कह रहा है उत्पाद की कीमत जरूर अधिक होगी, ये हम यहाँ पर नहीं, बिल्कुल गलत।
अब भाई वो कह ही रहा है कि अगर प्रायोरिटी कीमत और गुणवत्ता है तो हमने आपको मतलब समझाया है, तो जरूर अधिक होगी। सबसे बड़ी बात तो एक तो ये कीवर्ड भी यहाँ पर जरूरी नहीं कि वो कीमत ज्यादा ही हो सकता, उसी कीमत पे हो लेकिन क्वालिटी अच्छी दे रहे हो, जो मार्केट में रेट चल रहे हैं उसी रेट पे क्वालिटी अच्छी दे रहे हो। ठीक है, चलो दूसरा तो ये वाला आपका क्या हो गया, ये तो गलत हो गया। दूसरा है उत्पाद की गुणवत्ता जरूर अच्छी होगी। हाँ, ये अगर इसने स्टेटमेंट दिया तो स्टेटमेंट पढ़ के हम नेगेटिव कभी नहीं जाते हैं, ये जान लीजिएगा। आप जब भी नेगेटिव यहां पर सोचोगे तो आप गलत जाओगे, हमेशा हमको इसमें पॉजिटिव सोचना होता है। तो ये वाली हमारी इससे पॉजिटिव बात निकल के आ रही है कि उत्पाद की गुणवत्ता जरूर अच्छी होगी, तभी उसने प्रचार किया, प्रसार किया, ठीक है, नारा लगाया एक तरीके से, क्योंकि उसकी चीजें बिकेंगी जब अच्छी चीज होगी। तो इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा बी, केवल सेकंड अनुसरण करता है। क्लियर है बात? तो इस तरीके से जब आपको अच्छे से क्लियर हो जाए तो ही वहां पर टिक करिएगा। नेक्स्ट, क्या भारत जैसे विकासशील देश में करों को समाप्त किया जाना चाहिए? भाई हम अमेरिका नहीं है जो विकसित हो चुके, डेवलप्ड। अभी हम डेवलप्ड नहीं हुए हैं, अभी हम डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आर्गूमेंट है, पूछा गया क्या ऐसा होना चाहिए, तो नहीं और हाँ में आर्गूमेंट होते हैं। ठीक है, पहला तर्क कह रहा नहीं, इनको समाप्त कर जाना किया जाना चाहिए, पर कह रहा नहीं, क्यों नहीं किया जाना चाहिए वो देखो। देश का विकास करने हेतु सरकार को कदम उठाने के लिए कर जो हम टैक्स लेते हैं वो आय के अच्छे स्रोत हैं, यानी इनकम का ये अच्छा स्रोत है। और किसमें, देश को बढ़ाना, बढ़ावा देने के लिए, नई नई चीजें करने के लिए। जैसे देखो मान लो अभी राम मंदिर उन्होंने बनाया, तो राम मंदिर में इतना पैसा खर्चा हुआ, कहाँ से आया? ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं? ये एक तरीके से जितनी मनी मार्केट में इधर से उधर जाएगी उतना ज्यादा कहीं ना कहीं डेवलप होगा। और ना इतने साल से अटका पड़ा राम मंदिर, राम मंदिर अगर बन गया वहां पर, सोचो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने लोग वहां घूमने आएंगे, कितना सारा चीज वहां पे हो जाएगी। तो ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं? सरकार अपने घर से थोड़ी पैसा लाती है। तो सरकार जब टैक्स आपसे लेगी, आपको पैसा देखो, टैक्स कब वसूलती है? जब आपकी इनकम कराएगी। ऐसा तो नहीं है बिना इनकम के आपको टैक्स वसूल रही हो, आपको इनकम के स्रोत देती है, इनकम के लिए आप इनकम कमाइए, और इनकम से वो टैक्स लेती है, और टैक्स से फिर ऐसी चीजें वो करती है। तो आई होप ये बात क्लियर। जैसे टोल टैक्स हो गया, तो रोड कहाँ से बनते हैं? टोल टैक्स में पैसा वसूलते हैं, उससे रोड बनते हैं। भाई कोई अपने घर से तो बनाएगा नहीं, आपके लिए ही बन रहा है। आई होप ये बात समझ आई होगी। तो ये वाला आपका जो वन है ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है हाँ, बंद कर देना चाहिए, मतलब करों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। क्यों कर दिया जाना चाहिए, इसका रीजन दे रहे हैं। रीजन क्या दे रहे हैं? इन करों का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए नहीं कर, हमारे पास ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है, ऐसे कोई मेरे पास सबूत नहीं है कि हम ये कह सकें कि राष्ट्र के कल्याण के लिए नहीं किया जा सकता है। स्टेटमेंट में ऐसी कोई जानकारी नहीं है। दैट मीन्स ये 100% गलत। तो ये वाला देख के आपको कहीं ना कहीं बहुत आसान था, जल्दी से इसको पढ़ के आंसर दे सकते हो, लेकिन कभी गलत मत कीजिएगा। अगला, यहां पर देखो निष्कर्ष आपको निकालने हैं। यहां पर दो कथन दिए गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना पहचान पत्र होना चाहिए। बिल्कुल, आजकल आधार कार्ड है, आधार कार्ड पे आपका आपका जो नेटिव एरिया होता है वहां का प्लेस, जो आपका पता होता है वो होता है, फादर का नेम होता है, गार्जियन का, वो सारी चीजें उस पे होती हैं। मोबाइल नंबर भी होता है, डेट ऑफ बर्थ भी होती है। तो वो सारी चीजें, इसको हम मान सकते हैं कि आधार कार्ड है। दूसरा कथन है, आपातकाल के मामले में उस कार्ड में उसका ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह, संपर्क के लिए पूरा पता, आपसे संपर्क किया जा सके कहां पर क्या है, और टेलीफोन नंबर। आपातकाल मतलब कभी कोई दुर्घटना हो जाए, कभी कहीं कुछ हो जाए, उस सिचुएशन में टेलीफोन नंबर का उल्लेख किया जाना चाहिए। तो आपके पास जो भी आईडी कार्ड है, तो यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप होता है वो जो आपका डीएल होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, उसमें ब्लड ग्रुप होता है। लेकिन अभी हमारे आधार में ब्लड ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, तो जो भी आपके पास चीजें हैं उनमें ये चीजें होनी चाहिए, ऐसा मानना है किसी का। अब मानने के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे आते हैं निष्कर्ष नंबर 1। क्या कह रहे हैं? रक्त तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कार्ड में उसके समूह का उल्लेख नहीं किया गया है। भाई ये तो बिल्कुल बेवकूफों वाली बात हो गई। अगर कोई मर रहा है और उसका पहले से कभी ब्लड ग्रुप चेक नहीं हुआ है और आईडी पे नहीं लिखा है, तो क्या आप उसका ब्लड लेके चेक करके उसको नहीं दे सकते हो? भाई ब्लड ग्रुप चेक कीजिए, चेक करके उसको ब्लड दे दीजिए अगर उसको जरूरत है। तो ये तो बेवजह की बात हो गई। दूसरा, दूसरा यहां कह रहा है किसी भी परिस्थिति में किसी को भी अपना फोन नंबर नहीं भूलना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में किसी को भी अपना फोन नंबर नहीं भूलना चाहिए। तो अपना फोन नंबर कौन ऐसा है जो भूल जाता है? आई थिंक जितने चलाते हैं मोबाइल नंबर होता है, अपना नंबर तो सभी को पता ही होता है। तो इसका यहाँ पर हमारे ऊपर में पहचान पत्र और उनमें पूरा पता और टेलीफोन नंबर होने चाहिए, वो चीज थी। यहाँ पर याद रखने वाला या वो भूलने वाला ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, तो यहाँ पर ये भी गलत है। तीसरा,
यदि चोट घातक है तो पुलिस को इस जानकारी की आवश्यकता होती है। इस जानकारी का मतलब जो इन्होंने स्टेटमेंट में बोला है कि आपके पास पहचान पत्र होना चाहिए, उस पहचान पत्र में आपका ब्लड ग्रुप, कॉन्टैक्ट यानी आपका पता और टेलीफोन नंबर, ये चीजें होनी चाहिए। यानी इस जानकारी से का मतलब है जो स्टेटमेंट में उसने बोला है, ये बात एकदम बिल्कुल परफेक्ट है और बिल्कुल फॉलो कर रहा है कि जब कभी एक्सीडेंट होता है और चोट बहुत ज्यादा भयंकर लग जाती है तो आपको ये जानने में आसानी होगी पुलिस वालों को कि बंदा ये कहाँ का है, अगर मोबाइल नंबर लिखा है तो कॉल कर दो, उससे ये कर दो, वो चीजें यहाँ पर बन जाती हैं। आई होप ये बात बिल्कुल सही है। आंसर होगा सी, केवल थर्ड वाला आपका फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट, CARABINER शब्द के अक्षरों द्वारा कौन सा शब्द गठित नहीं किया जा सकता? गठित का मतलब कौन सा शब्द बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, ऐसा कौन सा है जो नहीं बनाया जा सकता? तो देखो यहाँ पर CARB, तो यहाँ पर CARB बन जाएगा NINE। तो देखो एन यहाँ पर दो बार आ गया, मेरे पास एन सिर्फ एक बार है, दो बार है ही नहीं, यही आंसर हो जाएगा, ये नहीं बनाया जा सकता। बाकी आप कोई और चेक कर लेना, क्योंकि एक तो मुझे मिल गया कि एन और एन दो बार आ गया, एन हमारा एक ही बार है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के स्वर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार नहीं है? यानी कि जो वॉविल हैं वो आपके क्या होते हैं? वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। इसको बोलते हैं वर्णमाला के क्रमानुसार, यानी अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो यहाँ पर ए, ई, आई, ओ, यू, ये बिल्कुल सही है। पूछ रहा नहीं वाला बताना है। फिर आप ए, ई, आई, ओ, यू, ये भी आपका सही है। यहाँ पर देखो आई पहले आ गया तो यही आंसर हो जाएगा। आई, फिर आपका ई और ए आया भी नहीं है इसमें, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए, ई, आई, ओ, यू, बिल्कुल सही, ये भी सही है। मतलब ये तो ही है, जो नहीं है वो यही वाला था और नहीं वाला ही आंसर आपको टिक करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। देखो पक्षी, पक्षी क्या करते हैं? चहचहाते हैं, चहचहाट उनकी होती है, सुबह सुबह होता है नहीं चहचहाट, आपको सुनाई देती पक्षियों की चहचहाहट। तो भालू क्या करता है? भालू के लिए यहाँ पर गुर्राना, क्या गुर्राता है? गुर्राता एकदम जैसे बाघ गुर्राता है। ठीक है ना, बाघ हो गया, ये गुर्राते हैं, है ना। कुत्ता भी कभी कभी बहुत तेज गुर्राता है। बड़बड़ाना, बड़बड़ाते तो लोग हैं। मिमियाहट, मिमियाहट ये भेड़ बकरी होते हैं, वो मिमियाहट मिमियाते हैं। डी, घुरघुराहट, बिल्कुल सही। जो भालू होता है ये घुरघुराहट करता है। और हमको एक चीज याद आ रही है, घुरघुराहट वो भी करते हैं जो सुअर होते हैं ना, वो भी ऐसे घुर 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 करते हैं, घुरघुराते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा घुरघुराहट। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में प्रत्येक में शब्दों के जोड़े हैं, प्रत्येक में दिए गए जोड़े से मेल खाता हुआ चुनिए। डॉक्टर नर्स, मतलब नर्स होती है वो डॉक्टर को बताती है कि जो पेशेंट है उसको कितनी आराम है, उसके साथ क्या क्या है, उसको आराम नहीं हो रहा है, उसके साथ चीजें बढ़ रही हैं, उस अकॉर्डिंग फिर डॉक्टर उस पेशेंट को देखता है। उसी तरीके से हमको देखना है जज वकील, जज डिसीजन लेता है, जो वकील होते हैं वकील जो दलीलें देते हैं, तो वकील की दलीलों के हिसाब से जज जस्टिस करता है, निर्णय करता है। ठीक है, समझौता करता है। मालिक और कर्मचारी, इसका यहां पर नहीं बनता है। ऐसा नहीं है कर्मचारी जो बताएगा वो मालिक करेगा, ऐसा नहीं, यहां पर होता है जो मालिक बताएगा वो कर्मचारी को करना पड़ेगा। रसोईया बैरा, ये भी नहीं होगा। इंजीनियर वाहन चालक, कोई मतलब नहीं है, तीनों गलत, यानी ऑप्शन जो ए होगा वो आपका करेक्ट होगा। अब देख रहे हो जितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका कोई ऐसा लेना देना नहीं है कि आपने पढ़ाई करी, 12th तक इतना पढ़ लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, ये चीजें किसी भी बोर्ड में नहीं थी। बट वही है, आपको सामाजिक ज्ञान कितना है, आप सामाजिक ज्ञान से कितने जुड़े हुए हो, कितनी चीजें पता है। ठीक है, तो जैसे भालू वाला है, यानी अगर आपको चिड़ियाघर में अगर गए होगे, अगर वहां पर कभी भालू की गुरगुराहट सुनी होगी तो आंसर टिक कर पाओगे, अदरवाइज आपको पता ही नहीं होगा। शेर कैसे, शेर क्या करता, दहाड़ता है ना। तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हमें यहां पर बताना है कि इसका रिलेशन इससे है तो इसका रिलेशन किससे होगा। तो देखो यहां पर दिया गया पी क्यू आर को लिखा गया UTS। ठीक है, तो इसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है? देखो हमें यहां पर अगर यहां से देखें, पहला तरीका जो बच्चे का होगा चेक करने का, इसकी वैल्यू 16 और ये 21, मतलब यहां से +5 हुआ है। ये 17 है और 3 ये 20, तो यहाँ पर +3 हुआ है। ये 18 है तो यहाँ पर 19 हो गया +1। यानी पहले आपने +5 किया, +3 किया, +1 किया। अगर ये चल रहा है तो यहाँ पर देखो LMN में, LMN, L की वैल्यू 12 होती है, 13 होती है और 14 होती है। 12 5 17 Q बन जाएगा, 13 3 16 P बन जाएगा, 14 और 1 15
ओ बन जाएगा, यानी क्यू पी ओ होना चाहिए। अगर आपके ऑप्शन में क्यू पी ओ मिल जाता है तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर आपका सेकंड इज करेक्ट। क्लियर है इतनी बात? अब देखो ये तो तरीका हुआ, आपने इसको पूरा इस तरीके से सॉल्व किया। ध्यान से समझना, आपको मैं एक स्मार्ट तरीका बताता हूँ जो आपने यहाँ पे पूरी मेहनत करके लिखा, तो हम ये मानते हैं कि आपने ये 30 सेकंड में कर लिया होगा। ठीक है, अब आपने 30 सेकंड में कर लिया, लेकिन मैं आपको ये बोलूं कि ये क्वेश्चन 10 सेकंड में ही हो सकता था, वो स्मार्टनेस से हो सकता है। 10 सेकंड में भी आप आंसर दे सकते हो, तो जो 20 सेकंड आप बचाओगे, तो 20 सेकंड बचाओगे जब आप मैथ्स या कहीं पे कर रहे हो, क्वेश्चन नहीं आता, कैलकुलेशन लंबी होती है, ऐसे 20-20 सेकंड कई क्वेश्चंस के बचा के आप कुछ नहीं तो 2 क्वेश्चन भी अगर करें, 2 क्वेश्चन का मतलब 4 नंबर आपको मिले, इतना टाइम बचा के अगर 4 नंबर भी आप उस एग्जाम में लाते हो तो आप मेरिट में बहुत आगे जाते हो। क्लियर है इतनी बात? कैसे करते हैं उस चीज को समझो। भाई यहाँ पर P 16 था, यहाँ पर 21 हो गया, तो +6 हुआ, +5 हुआ, 16 5 21, तो सीधा यहाँ पर पहला लेटर आपने देखा, पूरा चेक करो ही नहीं। L की वैल्यू 12 होती, 12 में 5 यहाँ पर जोड़ दो, कितना 17 आएगा, और 17 का मतलब Q। भाई Q देख लो पहले नंबर किसमें, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, टिक करो, निकल जाओ। किसने कहा बाद के 2 लेटर चेक करो? आइयो बात समझ आई होगी। मतलब वही चीज है कि हम इसमें 3 लेटर का चेक करने पे अगर 30 सेकंड लेते हो, हमने एक लेटर चेक करके 10 सेकंड ही तो लिए होंगे, और आंसर आ गया। 20 सेकंड बचा है कि नहीं बचा है? तो कैलकुलेशन देखो, इस तरीके से आप हमेशा कैलकुलेट करा करो चीजों को, और ये वहां पे ज्यादा लगा करो जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो। प्रैक्टिस में इन चीजों को जितना ज्यादा आप यूज करोगे, तब आपको वहां पर एग्जाम में याद आ पाएगा। अदरवाइज यही यूज नहीं करोगे, सोचोगे वहां डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। उस विकल्प को ज्ञात करें जो दिए गए समूह वर्ग का सदस्य हो। विकृति विज्ञान, छरस्मी विज्ञान, हृदय रोग विज्ञान, यानी ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी बीमारी को लेकर के उनका विज्ञान है। जीव विज्ञान ये अपने आप में पूरा एक जीव विज्ञान आंसर नहीं हो सकता। भूगर्भ शास्त्र नहीं हो सकता। प्राणी शास्त्र ये भी पूरा एक सब्जेक्ट है। हमको किसी एक टॉपिक की या एक किसी उसकी बात करना, तो ये बात बिल्कुल सही है। रुधिर विज्ञान, यानी ब्लड का जो साइंस मतलब होता है, उसको जो चेक करते हैं वो आपके कहलाते हैं रुधिर विज्ञान, यानी ऑप्शन आपका डी इसमें करेक्ट होगा। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर देखो क्या दिखाई दे रहा है, 1 8 27 64। तो देखो आपको एक चीज और, अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो मैं बहुत ही एटलीस्ट यानी कम से कम की बात कर रहा हूँ कि 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर आपको मुंह जबानी धड़ाधड़ याद होने चाहिए। अगर कहीं पे लिखा मिल जाए 729, तो तुरंत पता होना चाहिए 27 का स्क्वायर होता है। अगर यहाँ पर 1089 लिखा मिल जाए तो आपके दिमाग पे तुरंत क्लिक करना चाहिए, भाई 33 का होता है। अगर इतना नहीं कर पाते हो तो आप बहुत पीछे हो, फिर एग्जाम मतलब क्रॉस तो हो जाएगा। हालांकि इतना टाइम देते हैं वो करते हैं, बट स्मार्ट उतना नहीं हो। उसी तरीके से 1 से लेकर 20 तक के क्यूब भी आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए। अगर ये चीजें आपको 2 चीजें हैं, तो कई जगह पे आप देखोगे कि आप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो, क्योंकि वो चीजें तुरंत दिखेंगी, स्ट्राइक करेंगे, अच्छा ये क्यूब होता है, ये अच्छा किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता, होता नहीं होता, होता नहीं है। तो यहाँ पे जैसे हम क्वेश्चन देख रहे हैं 1 8 27 64, जैसे हमने ये देखा तो मुझे तुरंत स्ट्राइक किया जाता है, ये तो क्यूब होते हैं। ये 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, तो 1 2 3 4 अगला 5 का क्यूब आएगा, तो 5 का क्यूब 125 टिक करो, यानी 10 सेकंड का काम था यहाँ पे। अगर नहीं है तो पता लगे 1 8, यहाँ डिफरेंस निकालने चले गए, कुछ और चले गए, हो गया काम आपका। तो ठीक है, तो ये चीजें अगर नहीं है तो जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट, श्रृंखला में लुप्त संख्याएं x और y, यानी ये और ये 2 लुप्त संख्याएं हैं, उनको ज्ञात कीजिए और y माइनस x का मान ज्ञात कीजिए। y माइनस x करना है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपका 1 प्लस हो रहा है, यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है, और यहाँ से यहाँ आओगे 28 से 35, तो 28 से 35 में आपका कितना हो गया, कहीं ना कहीं 5 और 2 7 प्लस हो गया है। यो भी बात क्लियर है? तो देखो यहाँ पर मैंने एक चीज यहाँ पे गलत लिख ली, यहाँ पर 2 आएगा। अब यहाँ से यहाँ देख रहे हो 7 आ रहा है, तो 1 और 2 और ये 7 आया, फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे 35 से सीधा हमारा 46 हो गया, मतलब 11 आ रहा है। तो अब ये देखो यहाँ पर क्या करेगा, जो 7 है ये टुकड़ों में बटेगा 3 और 4, उसी तरीके से जो आपका ये 11 ये बटेगा 5 और 6 में, तो आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे मिलेगा। यानी यहाँ पे आपका ये चीज क्लियर हो गई, यहाँ पर +3 होगा, और +3 होगा तो x की वैल्यू कितनी आई, 28 में 3 जोड़ दोगे 31। अब 31 में 4 जोड़ा 35 मिला, 35 में 5 जोड़ दीजिए तो यहाँ पर कितना मिलेगा, +5 करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40, और फिर यहाँ पर 6 जोड़ोगे 46 आ जाता है, बिल्कुल सही आपका मैच कर रहा है। तो इसने पूछा y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स, वाई की वैल्यू कितनी है 40, माइनस एक्स की वैल्यू 31, आंसर कितना आएगा 9, टिक करो, ऑप्शन सी निकलो। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो पहले जो 32 लिखा, ये सभी में 32 है, हर जगह 32 है, तो इसका यहाँ पर उतना वेटेज नहीं है, इसको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, 3 24, तो देखो 3
24, सॉरी 32 है वहां पर, तो यहाँ पर कितना हुआ 3 4, फिर आपका 12 48 240। अब आगे आपको बताना क्या आएगा। तो देखो यहां से यहां आपको क्या मिला, 3 से 4 आया, यानी कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर इन्होंने 3 से 4 किया है इंटू 1 करके, फिर यहाँ पर 3 लाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर इंटू 3 हो रहा है, इंटू 4 हो रहा है। अब यहाँ पर देखोगे तो इंटू 5 हो रहा है। आइए बात ये क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे पहला वाला है, सिर्फ ये हमारा यहाँ मैच नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर जो भी रहा होगा तो यहाँ पर 3 into 1 या 3 into 2, यानी इंटू 2 करते तो यहाँ पर 6 आना चाहिए था। ठीक है, तो ये उस तरीके से, चलो यहाँ से मेरा मैच कर रहा है तो यहाँ से मुझे आंसर मिल जाएगा, इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये हमारा आगे पूरा मैच कर रहा है। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, इंटू 6 कर जाएंगे, तो इंटू 6 अगर करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और 24 6 होता है 144, यानी 1440, और इसके आगे आ जाएगा कितना 32 1440। ये जिस ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर आ जाएगा, 32 1440, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है, सॉल्व करिए जरा। यहां पर आपको दिया गया CEG सी की वैल्यू होती है 3, ई की वैल्यू होती है 5, जी 7 और के 11। अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस देखो यहाँ पर कितना है 2 का, फिर यहाँ 2 का, और फिर यहाँ 4 का, तो 2 और 2। अब वो यही कह रहा है कि यहाँ पर जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग एज इट इज नीचे कौन सा है। ठीक है, तो ये चीज हमें देखनी है। तो यहाँ भी हम निकाल लेते हैं, सीधे सीधे इनकी वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे कितना है पहले वाले के लिए 13, Q 17, S 19, W 23। फिर यहाँ पर आएगा आपका 13 17 19 24, 13 15 17 19 13 16 19 और 22। इस क्वेश्चन का आंसर यूट्यूब और नेट पे कई जगह पे कुछ लोगों ने तो वीडियो सॉल्व कराई है, क्वेश्चन ही नहीं कराया है, उनको समझ ही नहीं आया इसमें चल क्या रहा है, हम आंसर क्या टिक करें। सॉल्यूशन यूट्यूब पे इतने सारे पड़े हुए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर किसी ने नहीं सही से कराया है, किसी ने तो कराया ही नहीं, क्वेश्चन ही छोड़ दिया, और कहीं आंसर इसका दिया भी नहीं बहुत ढंग से तरीके से। तो देखो इसमें आप यहाँ पर देखोगे, अगर डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पर पहले 4 का डिफरेंस, फिर 2 का, फिर 4 का, यहाँ 2 4 का, फिर 2 का, फिर सीधा 5 का, यहाँ पर 2 2 4 था। अगर हम यही देखें पहले का डिफरेंस दूसरे का डिफरेंस दोनों को ऐड करो लास्ट वाले के डिफरेंस, ऐसा आपको कहीं नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस से तो नहीं होना था। यहाँ पर जो लेटर है ये इसने लेटर लिए हैं कि प्राइम नंबर वाले लेटर लिए हैं, 3 5 7 11 ये प्राइम नंबर के हैं। तो अब यहाँ पर ये प्राइम नंबर के अगर हैं, हम हटा दें इसको, यहाँ पर ये क्या था, ये 3 5 7 और 11। यहाँ पर अगर देखो तो 13 17 19 23 चारों, यानी जो आपका यहाँ पर M होगा, Q होगा, SW होगा, ये सारे के सारे इनकी जो प्लेस वैल्यू है वो प्राइम नंबर हैं। इसमें आओगे तो आपका जो 24 है ये तो इवन नंबर हो जाता है। इसमें आओगे जो 15 है आपका ये ऑड नंबर होता है, ये प्राइम नहीं है। इसमें आओगे आपका 16 इवन नंबर, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ए बनेगा। तो इसके पीछे बहुत अच्छा लॉजिक था, कई लोग ये कर भी नहीं पाए होंगे और आंसर तो दिया ही नहीं किसी ने। ठीक है, लेकिन हम आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अगला, इस श्रृंखला में लुप्त यहाँ पर भरिए। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में थोड़ी सी यहाँ गड़बड़ी है, ये क्वेश्चन एक्चुअली C2BA, उसके बाद था FE, नहीं था, यहाँ पर 4D था। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा IHG और 8। तो देखो नंबर को यहाँ देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नंबर हर जगह 16 16 16 रखा हुआ है, उसका कोई मतलब नहीं बनता 2 4 6 8 को देखना। आप यहाँ पर पहला लेटर चेक कीजिए, पहला लेटर हमको यहाँ क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है 3 6 9, तो मतलब 12 आएगा, और 12 वैल्यू एल की होती है। भाई साहब एल की होती है तो गलत करो निकल लो, क्या जरूरत है, क्लियर है इतना। तो यहाँ से मेरा तुरंत आंसर आ गया, बी आंसर हो जाएगा। इतना ही करना होता है, वहां पर ऐसे क्वेश्चन रखे जाते हैं कि आप इनमें समय बचा पाओ, और कुछ टफ क्वेश्चन होते हैं उनमें आप अपना बचा हुआ समय लगाओ। नेक्स्ट, विकल्पों में कौन सा युग निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, ए होता है 1 डैश, आई होता है 9, पी होता है 16। ठीक है, और यहाँ पे फिर से डैश। तो देखो 1 9 16, एक तो आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा कि एक होता है 1 का स्क्वायर, और 9 होता है 3 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर। अब दो जगह यहाँ बची हैं, दो नंबर, यानी यहाँ पर होना चाहिए 2 का स्क्वायर और यहाँ पर होना चाहिए 5 का स्क्वायर। जाहिर सी बात बिल्कुल आपका सही हो रहा है। तो 2 का स्क्वायर होता है कितना 4, 4 का मतलब क्या हो जाएगा
4 का मतलब हो जाएगा डी, और 5 का स्क्वायर होता कितना 25, 25 का मतलब हो जाएगा वाई। तो यानी कि आपका आंसर डी वाई होना चाहिए, जो कि पहला नंबर है। ठीक है, एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका भी अगर हम देखें तो डिफरेंस से भी हमें मिल सकता है वही चीज जो हमने अभी देखा था, कि यहाँ पे डिफरेंस अगर देखा जाए, यहाँ पे डिफरेंस कितना 8 का आया है और यहाँ पे सिर्फ 7 का है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 7 का है। तो देखो 8 है, 8 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं कि यहाँ पर ये आ जाए, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं 3 और 5 में, तो 3 2 5 2 7, ये आपका मैच कर जाएगा। यानी कि आपने क्या देखा, यहाँ पे +3 किया गया होगा, यहाँ से +5 किया गया होगा, यहाँ से +7 किया गया होगा और यहाँ से +9 किया गया होगा, तब भी आपको यही आंसर मिलेगा डी वाई। ठीक है, जो लॉजिक वहां पर दिमाग में हिट कर जाए। एक्स ने 15 किलोमीटर उत्तर में और फिर अपने बाईं ओर, तो एक्स ने 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में, फिर अपने बाईं ओर 20, बाईं ओर चला, कितना गया 20। उसे अपने मूल स्थान तक पहुंचने के लिए कम से कम कितने किलोमीटर, देखो हमेशा कम से कम में यही वाली दूरी हमको बतानी होगी। हमेशा जब भी कम से कम क्वेश्चन पूछेगा तो यही आंसर आएगा और कोई नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, ये आपका बन गया ए बी और सी। पाइथागोरस वाला आपको सबको पता ही होगा, ए सी स्क्वायर, ए सी पूछ रहा है तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर आपको पूछना है ए बी का स्क्वायर मीन्स 20, 20 का स्क्वायर कितना होगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख लें 400 प्लस 15, 15 का स्क्वायर 225, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। ए सी स्क्वायर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 625। अब एक तरफ से स्क्वायर हटाओगे और दूसरी तरफ रूट लगाओगे तो ए सी की वैल्यू कितनी आएगी, अब 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का होता है। तो यहाँ पे आपको क्या आंसर मिलेगा 25 किलोमीटर, यानी ये डिस्टेंस होगी वो 25 किलोमीटर की होगी। आई होप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट, यदि हेलीपैड को ये लिखा जाता है तो बी यू बाई को कैसे लिखेंगे, वही चीज हमेशा याद रखना। एक बार एक लेटर को चेक करो और चेक करके आंसर देने की कोशिश करो। यहाँ पर H8 है, J यहाँ पर 10 हो गया, मीन्स +2 किया गया पहले लेटर में, तो मेरे पास यहाँ पर B है। अब B में +2 करेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना 4 का मतलब D आएगा, और D ऑप्शन होगा तो एक में ही रखा है, निकल जाओ। पता लगे अभी आप यहाँ पर कितने 3 और 3 6 7, इन सभी को चेक करते, पूरा मैच करते, फिर जाते फिर लिखते, तो आप कहीं ना कहीं 3 गुना टाइम ले रहे होते। हमने सिर्फ एक लेटर को चेक करके आंसर यहाँ पर दिया, और यही चीज अप्रोच वहां पे अपनाइए। यदि a @ b का अर्थ है a b का पोता है, तो ऐसी जानकारी हमको गिवन है। फिर इसने पूछा है x स्टार y, तो x स्टार y का मतलब, स्टार का मतलब है a b का पिता है, तो यहाँ पर x y का पिता हो जाएगा, x किसका y का पिता है। एट द रेट का मतलब है ए बी का पोता है, यानी वाई जेड का पोता है, यानी ग्रैंडसन है किसका, जेड का। तो यहाँ पर प्लस साइन, इसका जेंडर क्लियर हो गया कि ये ग्रैंडसन है, प्लस साइन बना दो। ठीक है, फिर दिया हैज का मतलब क्या है, ए हैज बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, मतलब जेड डब्ल्यू की पत्नी है, जेड पत्नी है तो डब्ल्यू की ये पति हो जाएगा। अब पूछ रहा है यदि जेड का केवल एक पुत्र है, तो जेड का एक पुत्र है, केवल एक पुत्र है नहीं एक्स है। अब यहां पे आंसर दीजिए, डब्ल्यू एक्स की माँ है, डब्ल्यू एक्स की माँ है, बिल्कुल गलत, डब्ल्यू एक्स के पिताजी हैं, जेड माता है, डब्ल्यू एक्स का पिता है, बिल्कुल सही आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहां पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट में यहां पर ये दिया है, फिर लास्ट में पूछ रहा है कि आई के पति की बहन है, क्वेश्चन मार्क, मतलब ऐसा कौन सा है जिसमें आई के पति की बहन हो, यानी कि के का पति होगा, उसकी बहन आई होनी चाहिए, ऐसा किस ऑप्शन में है, ये हम चेक करते हैं। तो आई परसेंटेज जी, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो बड़े ध्यान से और आराम से करिएगा। परसेंटेज का मतलब है पी क्यू का पिता है, तो आई जी का पिता हो जाएगा। आई किसका पिता है, जी का पिता है। फिर एक्सक्लेमेशन का यहां पर सिंबल दिया गया है, तो पी एक्सक्लेमेशन क्यू का मतलब है पी क्यू की बहन है, तो यहां पर जी एच की बहन हो जाएगी, जी बहन हो जाएगी किसकी, एच की। और लास्ट में स्टार, स्टार का मतलब यहां पर पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू की पुत्री है, मतलब एच के की पुत्री है, एच पुत्री है के की, ये भाई बहन है, तो यहां पर के की पुत्री का मतलब के हो जाएगी मम्मी। तो अब के का तो यहाँ ये आई पति हो गया, जबकि के पति की बहन आई होनी चाहिए थी, तो ये ऑप्शन में गलत हो जाएगा। यहाँ पर के पति की बहन आई नहीं है, आई तो पति हो गया के का,
आई होप ये बात क्लियर है। ठीक है, तो आपका पहले से आंसर नहीं आया। अब यहाँ पर हम दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरा आई एक्सक्लेमेशन जी, इसका मतलब है पी क्यू की बहन है तो आई जी की बहन होगी। आई बहन है किसकी? जी की। फिर परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब है पी क्यू का पिता है, मतलब जी एच का पिता है। जी है वो एच का पिता है, जी पिता हो गया किसका? एच का। ठीक है, और लास्ट में स्टार दिया, स्टार का मतलब यहां पर दिया गया है पी क्यू की पुत्री है, मीन्स एच के की पुत्री है, यानी एच पुत्री है किसकी? के की। और ये पिता था एच का, तो आपस में के की पुत्री है तो के ये हो जाएगी। अब इसमें आपका ये आंसर आ जाएगा, आई है वो के का पति कौन है? जी उसकी बहन है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बाद वाले आपको चेक करने की यहाँ जरूरत ही नहीं है। अब आई होप ये बात भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एम ने एन से कहा, एम ने एन से कहा कि आप मेरी बेटी, एम ने एम से कहा, तो एम कह रहा है आप मेरी बेटी, तो एम कह रहा मेरी बेटी मीन्स यहां पर मेरी बेटी के पिता, मेरी बेटी के पिता। अब देखो, हो सकता ही एम पिता हो, ठीक है, मेरी बेटी के पिता की माँ। ठीक है, तो हो सकता है कि यहां पर इसका पति भी हो, उसका पिता की माँ के बेटे हो, यानी तुम। आई होप ये बात क्लियर हो रही होगी। तो यहां पर कौन आएगा? एन आएगा। एन को बोल रहा है एम कि तुम मेरी बेटी, यहां पर सिंबल ये वाला आएगा, मेरी बेटी के पिता, मेरी बेटी के पिता, तो फिर तो ये नाना हो जाएंगे। मेरी बेटी के पिता, बिल्कुल यहां पर ये नाना। अगेन हम एक बार ट्राई करते हैं। एम ने एन से कहा आप मेरी बेटी के पिता की माँ के बेटे हो, तो एन एम से कैसे संबंधित है? तो यहां पर देखो, एम ने कहा कि आप मेरी बेटी, मेरी मतलब एम कह रहा है, तो मेरी बेटी के पिता एम भी हो सकते हैं, या एम मम्मी हुई तो उसके पिता की माँ के बेटे हो, एन को ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन आपकी ये भी बन सकती, एम एम से कह रहा है कि तुम मेरी बेटी के पिता की माँ के बेटे हो, तो यहाँ पे बेटे एन ये भाई भाई भी हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अब दोनों में देखो यहाँ पर हमारे पास कौन सा आंसर मैच करेगा, क्योंकि ये भी सही और ये भी सही है। पहला कह रहा है एन एम के पति का भाई है, एन है वो एम के पति ही तो यहाँ पर हो गए, और यहाँ पर ये भी नहीं है। दूसरा, एन एम का पिता है, एन एम का पिता बिल्कुल नहीं है। एन एम का ससुर है, एन एम का ससुर है, नहीं है। एन एम का पुत्र है, एन जो है एम का पुत्र है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? एन एम के पति का भाई है। तो ये एक और चीज हो सकती है कि उसने जो बोला था कि मेरी बेटी के पिता की माँ के बेटे हो, मतलब उसका भाई एन हो सकता है। तो यहां पे जाके ये आपकी मैच करेगी कि जो आपका एन है वो एन है एम का पति, एम ये महिला हो जाएगी, उसका पति ये है, का भाई एन होगा, तो आंसर आपका ए मैच करेगा। तो ये थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन था, तो इसलिए थोड़ा सा वैसा था। बहुत ही जांच परख के इसको कीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित आकृति में वर्ग लेखाकारों को दर्शाता है, यानी जो आपका ये है ये किसको दर्शाता है? लेखाकार। त्रिभुज कलाकार के लिए, यानी आपका ये त्रिभुज है, कलाकार को दर्शाता है। व्रत है वो योजना को, यानी ये आपका आ गया, ये किसको दर्शाता है? योजना को दर्शाता है। और आयताकार ये है, ये पुरुषों को दर्शाता है। ठीक है, इस तरीके से है। तो अक्षरों का कौन सा सेट उन पुरुषों को दर्शाता है जो कलाकार है, यानी पुरुष और कलाकार देखना है। तो डी है, ओनली पुरुष है, कलाकार नहीं है। ये यहाँ पे सी है, तो ये क्या है? ये आपके कलाकार नहीं, ट्रायंगल में नहीं आ रहे हैं, पुरुष कलाकार उसको चाहिए। तो यहाँ पर देखो ट्रायंगल, और इसमें ये देखो ट्रायंगल भी जा रहा है, और यहां से ये देखो आपका रेक्टेंगल भी आ रहा है। तो यहाँ पर कौन है? ए और बी है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें दिया राजस्थान भारत और एशिया के बीच संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। देखो राजस्थान है वो किसके अंदर है? इंडिया के अंदर है। ठीक है, और इंडिया किसके अंदर है? किस कॉन्टिनेंट, यानी कि आपका एशिया के बीच में है।
तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी। ये सभी ने कर लिया होगा। अगला, एक छात्र प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए 6 टेस्ट सीरीज के लिए अपना नाम देता है। वह एक रेखा आरेख के रूप में अपनी प्रगति प्लॉट करता है। रेखा आरेख इन 6 टेस्ट में प्राप्त किए गए उसके अंकों को दर्शाता है। हॉल ऑफ फेम में उनका नाम कितनी परीक्षाओं में सूचीबद्ध किया गया था? सूचीबद्ध किया गया का मतलब उन छात्रों को हॉल ऑफ फेम में सूचीबद्ध होने के लिए शामिल सम्मान मिला है। मतलब ये इसको कौन कौन से सब्जेक्ट में हॉल ऑफ फेम के लिए सम्मानित किया गया? जिन्होंने 40 से अंक, यानी जिस जिस सब्जेक्ट में उसने 40 से ज्यादा लिए होंगे। तो ऐसे 40 से ज्यादा दो ही सब्जेक्ट है, एक में 45 और एक में 48 है। दैट मीन्स दो सब्जेक्ट में उसको हॉल ऑफ फेम की सूची में रखा गया होगा। बाकी सभी सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कम है। क्लियर हो गई होगी इतनी बात। अगला, बार आरेख वर्ष 2017 के लिए 6 देशों की जीडीपी को बिलियन अमेरिकी डॉलर में दिखाता है जो एक मुक्त व्यापार ब्लॉक बनाने के लिए एकजुट है। किस देश की जीडीपी इन 6 देशों की कुल जीडीपी का 1/5वां भाग है? तो देखो इनकी टोटल जीडीपी कितनी होगी? 125। अब 125 में अगर हम ये 75 जोड़ दें तो 200, 300, 400, 600 और 150, यानी आपका टोटल देख रहे हो कैसे जोड़ेंगे? 750। अब 750 है, इनको एकजुट के लिए इसने बोला हुआ है किस देश की जीडीपी इन 6 देशों की कुल जीडीपी का 1/5 है। तो यानी कुल हमें 750 मिला, तो कुल का 1/5, 5 से डिवाइड अगर हम इसको करें तो कितना आ जाएगा? 15×5 होता है, यानी 150। तो ऐसा कौन सा यहाँ पर देश है जो सारे देशों की जीडीपी 750 का 1/5 है? मतलब 150, वो देश कौन सा है? सी है। आई होप बात क्लियर हो रही होगी, बहुत ही आसान था ये भी। नेक्स्ट, मिश्र धातु 1 और मिश्र धातु 2 को धातु ABCD का मिश्रण तैयार करके बनाया गया है। यानी आपके पास एक धातु A है और एक B है, इनको दोनों को मिक्स किया गया, इन दोनों को मिक्स किया गया। यहाँ पर मान लीजिए तो बनाया गया, यहाँ पर X Y Z कोई बना दिए गए, इनको मिक्स करके ये चीजें बनाएंगे। अब उसके लिए आपको यहाँ पर बताया गया है कि जो धातु 1 है वो 1 kg है और जो धातु 2 है वो 2 kg है। तो यहाँ पर धातु 1 का पाई चार्ट ये है, धातु 2 का पाई चार्ट ये है। तो पिघलाया जाता है और पिघलाने के बाद, यानी जब इसको और इसको पिघलाया जाएगा और फिर ABCD को बनाया जाएगा, तो उसमें बी का जो द्रव्यमान है वो कितना होगा वो पूछ रहा है, बी की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो ये तो हमारा कितना है? 1 kg। 1 kg का मतलब 1000 ग्राम, और ये 2 kg है का मतलब ये आपका 2000 ग्राम है। ठीक है, परसेंटेज था, 1 kg ऐसे डिवाइड नहीं करते, इसलिए हम करेंगे। पी के लिए पूछ रहा है, तो बी हमारा धातु ए में कितना परसेंट है? 30%। 1000 का 30% कितना होता है? 300। प्लस धातु बी में कितना है? बी 20%, तो 200 का 20% कितना होगा? 400। तब जाके हमें मिला के बनाया गया। तो मिला के जब बनाई जाएगी कोई धातु, तो उसमें 700 ग्राम आपका क्या होगा? बी होगा। तो 700 ग्राम के लिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? नीला, हरा, पीला, ये कलर हैं। आंसर ये हो जाएगा। आई होप ये क्लियर। तो पेंट है जो अलग है। दिए गए विकल्पों में से विषम चुने। तो यहाँ पर आपका 3 2 5 2 7। अब देखो मुझे नंबर पता है, बहुत जल्दी मैं करता हूँ। 9 2 11 2 13। फिर यहाँ पर आपको दिया गया 15 2 17 2 19। फिर यहाँ दिया गया है 22 2 24 2 26। तो यहाँ पे देखोगे सारे के सारे ऑड प्लेस के लेटर हैं, यहाँ भी ऑड प्लेस के लेटर हैं, यहाँ भी ऑड प्लेस के लेटर हैं, यहाँ पर इवन प्लेस के लेटर हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ये ऑड है। इन तीनों का ग्रुप बन रहा है, ये ग्रुप में नहीं आता है। ठीक है, उस आकृति को चुने जो बाकी आकृतियों से अलग है। तो देखो सब में आप यहाँ पर देखो, इसमें जो ये वाली आकृति है जिसमें दोनों तरफ एरो लगा है, एक ही एरो है इसमें जो दोनों तरफ एरो है, बाकी सब सिंगल वाले हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, यही आपका डिफर है, अलग है। उस आकृति को चुने जो बाकी आकृतियों से अलग है। तो यहाँ पे देखो हमें एक एक लेटर मैच कराना है। हमारे पास पहली लाइन में क्या है? INW। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? आई है ही नहीं, हमारे पास NBAW है। डिफर हमारे पास यहाँ पर कौन सा आ गया? यहाँ पर मेरे पास उसमें टी है, उसमें मेरे पास जे नहीं था। इसमें अगर देखा जाए तो जे नहीं था, इसमें जे नया है। यहाँ पे आओगे तो INW, यहाँ भी आओगे तो INW। दूसरा समझ गए होंगे, इसी को टिक करो, निकल जाओ, क्योंकि यहीं पे आपको एक नया लेटर मिल गया, बाकी समय सब कुछ मैच कर रहा है। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले से। हार, आभूषण। तो हार क्या है? आभूषण है। अब लेखनी, लेखनी का मतलब एक्चुअली उसमें इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेन। ठीक है, अगर पेन होगा तो पेन को हम
क्या बोलेंगे? हार आभूषण कई तरीके के होते हैं, हार भी होता है और आपके कंगन भी होते हैं, कई चीज़ें होती हैं। उसी तरीके से स्टेशनरी में कई चीज़ें होती हैं, पेन होता है, स्केच होता है और भी पार्कर पेन होता है, कई चीज़ें होती हैं। तो ये लेखनी क्या कहलाएगी? स्टेशनरी कहलाएगी। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट 196 169 कर दिया गया। तो देखो 196 और 169 को देखें तो ये क्या होता है? ये होता है 14 का स्क्वायर, ठीक है? और ये होता है आपका 13 का स्क्वायर। तो हमने बोला था कि स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए ताकि तुरंत देखते ही आपको पता चले कि कहीं ना कहीं ये किसी नंबर के स्क्वायर है। नंबर तो बहुत सारे होते हैं, स्क्वायर तो बहुत कम होते हैं। तो हमने 30 तक बोला है, पुलिस के लिए 30 तक तो याद कर ही सकते हो। दूसरा है 27 44, 27 44। तो इसमें क्या है? ये भी अब देखो हमको यहाँ पता है कि ये क्या है, ये 14 का क्यूब है। अगर यहाँ पर 14 का स्क्वायर, यहाँ 14 का क्यूब है, यहाँ 13 का स्क्वायर है, तो दैट मीन्स 13 का फिर यहाँ पर क्यूब रखेंगे तो 13 का स्क्वायर होता है 2197, ठीक है? 12 का 1728। तो ये क्यू आपको इस तरीके से याद होने चाहिए, तो इस तरीके से आंसर आपका तुरंत बी हो जाएगा। अदरवाइज लटके रहो, फंसे रहो, करते रहो, नहीं आएगा। तो ये चीजें आपको पता हो, ये परफेक्ट क्यूब होते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं किसी नंबर के। दी गई उत्तर आकृति इसमें पूछा ये किसमें निहित होगी? तो देखो हम यहां से चलेंगे, कहां से? इस जगह से। तो यहां से हम आगे बढ़े, उसके बाद हमें नीचे आ जाना चाहिए, बिल्कुल है। फिर आगे जाएं तो बिल्कुल है। फिर हम नीचे आ जाएं, बिल्कुल है। फिर हम इधर चले जाएं, बिल्कुल है। और फिर हम इधर चले जाएं तो बिल्कुल है, ऑप्शन है। बाकी किसी में आपको मिलेगा ही नहीं, चेक कर लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी? तो पैटर्न पूरा करने के लिए देखो, एक तो ये वाली लाइन यहाँ पर आएगी और एक ये वाली लाइन यहाँ पर जाके मिलेगी। तो ये ऊपर के दोनों कॉर्नर्स पे होनी चाहिए, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, बस ऑप्शन डी करेक्ट। क्लियर इतनी बात? नेक्स्ट, इसमें आपको ये देखना ये किसमें होगा। तो देखो इसमें हम ये देखें कि मेरे पास ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऑप्शन नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16, इसमें ये वाला ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इसमें हमारे पास 16 है, ठीक है? इसमें चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें भी 16 है, ठीक है? लास्ट वाले में एक बार और चेक कर लो, यानी हमारा ये भी ऑप्शन हो सकता है। 4 और 4 8, 2 10 और 5 15, ये नहीं होगा। अब आपके पास बचा कि बी और सी में से ही कोई होगा। तो बी और सी में से कौन सा हो सकता है, इसमें ध्यान दीजिएगा। हम बी को देखते हैं, बी में यहाँ पर मैच कराने की कोशिश करते हैं क्योंकि इनको उठा उठा के लगाना होगा। तो देखो यहाँ पर जो आपका ये टी बना रहा है, ये टी 3 और 1, तो ये तो टी आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। यानी अब जो लास्ट वाली फिगर है वो यहाँ पर हम इसको 4 नंबर दे दें ताकि आप समझ जाओ ये 4 नंबर। ये वाली जो फिगर है, ये फिगर देखो यहाँ पर लगी हुई है, यानी जो पहली वाली फिगर है जो ये यहाँ पे पहली है। अब यहाँ पे 3 3 इधर से भी दिख रहा है, 3 इधर से भी दिख रहा है। तो हम यहाँ पे 1 2 3 और 1 2 3 इसको हम यहाँ पर लगा सकते हैं। यानी ये जो दूसरी वाली फिगर है इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे आ जाएगी ये वाली, ठीक है? अब आपके पास ये 3 एक्स्ट्रा और बच रहे हैं, यही तो बचे हैं, बाकी तो हम मैच कर ही चुके हैं। उसके लिए आपके पास ये रखा है, इसको उठा के यहाँ रख देना, यानी ऑप्शन बी आपका मैच कर जाएगा। क्लियर? सी कभी नहीं हो सकता। सी में आपको टुकड़ों में लगाना पड़ेगा, यानी आपको यहाँ से एक ब्रेक करो फिर कहीं रखो जाके, तो ये कभी नहीं हो सकता। उत्तर आकृति में किस घन को प्रश्न आकृति में फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता? नहीं बनाया जा सकता वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये इसके रिवर्स है, ये इसके रिवर्स है, स्टार सर्किल के रिवर्स है, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाओ, देखो ये जो लाइन है इसके रिवर्स में स्क्वायर है, बिल्कुल नहीं है। स्टार के रिवर्स सर्किल बिल्कुल नहीं आया है, इसके में पॉइंट है, नहीं आया, यानी ये बनाया जा सकता है। अभी आंसर मेरा ये नहीं होगा लेकिन बनाया जा सकता है ये। दूसरा देखो, स्टार के विपरीत सर्किल होना चाहिए, नहीं है, यहाँ पर बन सकता है। इसके प्रति ये होना चाहिए, ये भी आपका बन जाएगा, यानी आंसर आपका ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपका ये जो दिया गया है स्क्वायर, स्क्वायर के सामने ये होना चाहिए, नहीं है। ये जो आपके 4 स्क्वायर है इसके साथ पॉइंट होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। सर्किल के साथ स्टार है, बिल्कुल नहीं है। ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, टिक कर जाओ, यही होगा 100%। क्यों होगा अब ये बता देते हैं, क्योंकि इसके रिवर्स में यही होता है, स्क्वायर के रिवर्स में ये लाइन है, तो स्क्वायर भी आपका आया हुआ है, लाइन भी आया, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते हैं, और नहीं हो सकते हैं तो नहीं बनाया जा सकता, तो यही है जो नहीं बनाया जा सकता। आई होप बात सभी को बहुत अच्छे से ये बात क्लियर होगी। ये क्वेश्चन थोड़े से अजीब से होते हैं, इनको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा तभी आंसर कर पाओगे। यहाँ पर पासपोर्ट जारी करने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी करे गए हैं। कोई डिपार्टमेंट है वो अपने कहीं ना कहीं क्राइटेरिया बताता है कि ये क्राइटेरिया होंगे तो भी हम आपको पासपोर्ट इशू कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं देंगे। तो पहली कंडीशन है आवेदक का जन्म देश में ही होना चाहिए या
उस देश के नागरिक के साथ विवाहबद्ध होना चाहिए। इसका मतलब ये है कोई विदेशी है, तो हमारे देश में उसने हमारे देश का जो जिसके पास नागरिकता है उसके साथ शादी करी हो तो उसको भी नागरिकता मिल जाती है जो विदेशी होता है। तो या तो वो यहीं का हो या फिर हमारे देश के किसी नागरिक से उसने शादी करी हुई हो, तो उसको पासपोर्ट हमारे यहाँ से मिलेगा, क्योंकि फिर यही माना जाएगा वो यहीं का नागरिक हो गया। दूसरा, आवेदक के पास नाम, पता और उम्र के साक्ष्य के लिए अद्वितीय पहचान पत्र, यानी आके उसके पास नाम, पता और एज जानने के लिए जैसे आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है और भी कई सारे हैं, आपका आईडी, कॉलेज आईडी, जॉब आईडी, कुछ भी होगा, वो आपके पास ज़रूरी होना होता है। यदि आवेदक नाबालिग है, नहीं है, नाबालिग नहीं का मतलब है कि वो वोट डालने लायक हो गया है। वोट डालने लायक का मतलब वो 18 प्लस ईयर का हो चुका है। नाबालिग नहीं है का मतलब वो बालिग है। इस तरीके से ये कंफ्यूज करते हैं। तो उसे 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अगर आप पासपोर्ट ऑफिस जाते हो वहां बनवाने के लिए और आप बालिग भी नहीं हो, ठीक है, बालिग हो चुके हो, ठीक है, नाबालिग नहीं हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो ये कहेगा कि अगर आप बालिग हो चुके हो तो आपने इंटर कर लिया होगा, तो इंटर का सर्टिफिकेट दिखा दो हमको। दूसरा, 18 वर्ष से कम उम्र के जो नाबालिग हैं, तो 18 वर्ष से कम होते हैं उनको नाबालिग बोलते हैं। यदि व्यक्ति नाबालिग है, जो व्यक्ति ऐसा हो, जो बच्चा ऐसा हो जो 18 से कम का है, उसका पासपोर्ट बनवाने जाओगे तो उसे किसी एक पालक का पहचान पत्र, पालक का मतलब जो आपके गार्जियन होते हैं, मम्मी या पापा में से किसी का पहचान पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा, तो ही बनेगा। ठीक है। पासपोर्ट पुनः जारी करने हेतु आवेदक को पुराना पासपोर्ट जमा करना होगा। नए पासपोर्ट के लिए शपथ पत्र जमा, तो अगर आप नया लेना चाहते हो तो पुराना आप जमा करिए, और नया तभी मिलेगा, शपथ पत्र के साथ पुराना जमा कर दीजिए, शपथ पत्र जमा कर दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात। हालांकि अगर आवेदक इसे छोड़कर जो इतनी सारी कंडीशन है इनमें से कोई भी एक नहीं अगर पूरी कर पाता है, उपरोक्त वन, वन का मतलब ये, अगर कोई पहली कंडीशन पूरी नहीं करता है, वो दिया गया है, यदि आवेदक देश के बाहर पैदा हुआ है तो आवेदन पासपोर्ट प्रबंधन विभाग को भेजा जाएगा, मतलब उसको आगे भेज दिया जाएगा, डिसीजन डायरेक्ट नहीं लिया जाएगा। ठीक है। कौन? जो देश में नहीं पैदा हुआ होगा। दूसरा, दूसरी कंडीशन यहाँ सी वाली है। सी वाली का मतलब आप बालिग हो चुके हो और यहाँ पर क्या आवेदक के पास कक्षा 12वीं उत्तीर्ण नहीं करी है, तो प्रमाण पत्र उसको प्रस्तुत करना होता, नहीं कर पाएगा, तो आवेदन पासपोर्ट प्रबंधन के पास इसको भी भेज दिया जाएगा। अगर वो बालिग भी है, ठीक है, यहाँ पर ये तो था कि वो नाबालिग नहीं है, मतलब बालिग भी है और नहीं वो दिखा पा रहा प्रमाण पत्र, तो उसको भेज दीजिए वहां पर। लास्ट ई वाला है कि आपको पुराना वाला जमा करना होगा। यदि पुराना पासपोर्ट खो गया तो आवेदन को नया मामला समझा जाएगा, और नया मामला समझा जाएगा तो आपको ये सारी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। नया मामला होगा, ये जो कंडीशंस होती हैं ये कहलाती हैं आपकी मास्टर कंडीशन। ये जो भी कोई फुलफिल करता है उसको इशू कर दिया जाएगा, और ये कहलाती हैं आपकी रेफर कंडीशन, अब यानी कि आपको किसी के पास रेफर किया गया। तो देखो यहाँ पर क्या है, 15 वर्षीय विजय का जन्म देश में हुआ है, तो बिल्कुल सही, इसी देश में उसने जन्म लिया है, लेकिन ये 15 वर्ष है, तो सी कंडीशन ये फुलफिल, जो 18 वाली कंडीशन है, 18 वर्ष से कम नाबालिग है, तो उसके किसी एक का होना चाहिए, ये वाली फुलफिल नहीं कर रहा है। ठीक है, नहीं कर रहा है, तो उसके लिए क्या करना होगा, डी के लिए हमारे पास कोई रेफरेंस कंडीशन भी नहीं है। आई होप ये बात क्लियर है, यानी आपके मम्मी पापा का होना ही चाहिए। उसके पास अद्वितीय पहचान पत्र है, मतलब आधार कार्ड है, कुछ भी होगा। उसने कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, तो मतलब उसने ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो ये तो उसके पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो ये बालिग में आता है, 15 साल का ही है, 18 से कम है। और उसके पास उसका पुराना पासपोर्ट है, तो उसने कभी बनवाया होगा मम्मी पापा के उससे, तो उसके पास उसका पुराना पासपोर्ट है। केवल उसकी माँ के पास अद्वितीय पहचान पत्र है, तो उसकी मम्मी है उसके पास पहचान पत्र है, परंतु पिता के पास नहीं, क्योंकि पिता का जन्म देश में नहीं हुआ है। तो अब देखो, अब यहाँ पर इसको क्या किया जाएगा, इसको पासपोर्ट दे दिया जाए या नहीं दिया जाए, रद्द कर दिया जाए, कार्यालय को भेज दिया जाए। तो देखो यहाँ पर ये एक तो 15 साल का है, 15 साल है मतलब 18 वर्ष से कम उम्र का है, तो किसी एक का होना चाहिए, तो ये मम्मी का है, ये वाली तो उसने चलो कंडीशन फुलफिल कर दी। दूसरा, आवेदक नाबालिग नहीं है, बालिग है, तो परीक्षा प्रमाण पत्र, तो उसने 12वीं नहीं करी है तो उसको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, और उसके लिए यहाँ पर क्या क्या है, पहचान पत्र ही है, सब कुछ है। दैट मीन्स इसके लिए क्या करा जाएगा कि जो पुराना पासपोर्ट है वो अपना जमा कर दे। ठीक है, पुराना उसको जमा करना पड़ेगा, और नया शपथ पत्र के साथ ही उसको जारी होगा। तो पुराना उसके पास है, तो शपथ पत्र उसने यहाँ पर बनवाया नहीं है। ठीक है, शपथ पत्र नहीं बनवाया है, तो फिर हम इसको यहाँ पर नहीं दे पाएंगे, ये भी बात समझो, क्योंकि उसके पास पुराना पासपोर्ट है, केवल उसकी माँ के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि उसने शपथ पत्र बनवा के दिया हुआ है, ये उसने यहाँ पर नहीं किया है, तो हम इसको यहाँ पर इशू नहीं करेंगे।
ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रद्द कर दिया जाएगा। या तो हमको जानकारी दो कि जानकारी मेरे पास क्या नहीं है, उन्होंने हमको ये नहीं बताया कि आपका जो पुराना कार्ड है वो आपने शपथ पत्र के साथ जमा किया या नहीं किया। यही तो यहाँ पर बोला गया था कि पुराना पासपोर्ट खो गया हो तो आवेदन को नया समझा जाएगा, ठीक है। और अगर पुराना आपके पास है, आवेदक को पुराना पासपोर्ट जमा करना होगा, नए के लिए शपथ पत्र जमा करना होगा। तो यहाँ पर ऐसी कोई जानकारी नहीं है, इतना तो उन्होंने बता दिया, पुराना पासपोर्ट है तो जमा करने के लिए शपथ पत्र भी तो जमा करना होगा, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर। तो इसके लिए हम आंसर क्या करेंगे, हालांकि इसके पास है तो अगर उसके पास खो गया है कुछ और है तो उसको हम नया करते हैं, कुछ और करते हैं, तो इसके लिए हम मामला किसके पास भेज सकते हैं। देखो अगर वो बाहर पैदा हुआ है, पासपोर्ट प्रबंधन के पास भेज देंगे। इंडिया में अगर पैदा नहीं हुआ है, वो तो यहीं हुआ है। दूसरा आवेदन पासपोर्ट के बाद और हम भेजते, आवेदक ने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण नहीं की हो तो उनके पास भेज देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि उसका जो है मुख्य कार्यालय को भेज दिया जाए, क्योंकि उसने इंटर नहीं किया हुआ। बाकी सारी चीजें हैं, पुराना पासपोर्ट पासपोर्ट है वो जमा करेगा, शपथ पत्र जमा करेगा, तो उसका क्या होगा, मुख्य कार्यालय को भेज दिया जाए। क्लियर इतनी बात, क्योंकि उसने इंटर नहीं किया है। नेक्स्ट चलते हैं। 21 वर्षीय सैम का विवाह रीता से हुआ जो देश की नागरिक है। यानी सैम कहीं ना कहीं विदेशी होंगे, बाहर से होंगे, और देश की नागरिक कौन है, रीता उससे शादी करी है, तो इसको हो जाएगा। और ये बालिग भी है। उसके पास नए पासपोर्ट के लिए शपथ पत्र है, ठीक है, शपथ पत्र है। उसके पास दोनों का, यानी अर्थात रीता और सैम दोनों का अद्वितीय पहचान कार्ड है। अब देखो यहाँ पर हम इसका जो आंसर टिक करेंगे वो आंकड़े अपर्याप्त करेंगे, क्योंकि आपने 21 वर्ष से ज्यादा है, ठीक है, ये बात क्लियर है। और दोनों का पहचान कार्ड है, ये भी बात बिल्कुल सही है, उनका होना चाहिए। तीसरी बात है उनके दोनों के पास, ये भी हो गया, पासपोर्ट है नया, ये है। लेकिन हमको एक चीज ये बताइए, यहाँ पर ये भी कहा गया कि जो भी करें, जो नाबालिग नहीं है, 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। तो प्रमाण पत्र की इन्होंने जानकारी नहीं कर दी है, तो इसका मतलब यहाँ पर आंकड़े अपर्याप्त हो जाएंगे। पिछले वाले में क्या था भाई, वो तो नाबालिग था, तो उसके पास तो जाहिर सी बात है कि उसके पास नहीं होगा 12वीं उत्तीर्ण। तो 12वीं उत्तीर्ण उसके पास नहीं की है, तो हमने उसको भेज दिया, यानी सी वाला वो फुलफिल नहीं कर रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सीमा का पुराना पासपोर्ट खो गया है, वह 75 वर्ष की है, उसका जन्म देश के बाहर हुआ है। सीमा का पुराना खो गया है, और पुराना जब खो जाता है तो उस मामले में क्या होता है, उसको नया समझा जाता है। तो नए के लिए सारी कंडीशन होनी चाहिए। ये 75 ईयर्स की हैं, उनका जन्म देश के बाहर हुआ है, देश के बाहर हुआ है, देश के नागरिक होना चाहिए, यहीं पर जन्म होना चाहिए, देश के बाहर हुआ है। उनके पास अद्वितीय पहचान पत्र नहीं है, तथा उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई नहीं करी है। उसके पास शपथ पत्र है। इन्होंने जानकारी तो सारी दी है कि इनके पास पुराना था, खो गया, एज भी है, देश के बाहर पैदा हुई, पहचान पत्र भी है, 10वीं तक की पढ़ाई करी है, शपथ पत्र भी है। तो हम इनके लिए करेंगे, इनका ये रद्द कर दिया जाए, क्योंकि इनका पहली वाली कंडीशन मैच नहीं कर रही। इनकी शादी का ऐसा कोई ब्यौरा बताया नहीं गया है, जानकारी दी नहीं गई है कि इसी देश के किसी व्यक्ति से, नागरिक से इन्होंने शादी करी है। तो यहां पर हम इसका आंसर करेंगे, पासपोर्ट इनका रद्द कर दिया जाए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति पैटर्न को पूरा करेगी। तो देखो यहां पर हमारा ट्रायंगल था, यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, तो अब यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे जाएगा। यहाँ ट्रायंगल किसमें, पहले में नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। लेकिन ट्रायंगल जैसा था हर एक में वही है। अगर ट्रायंगल इस तरीके से था तो ट्रायंगल कहीं भी चेंज होके ऐसे नहीं हुआ है, ये समझ लो, कतई मूव नहीं करा। तो ये वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे सर्कल गायब हो गया, यहाँ पे यहाँ वाली जो फिगर है वो गायब हो गई, ये दोनों तो फिगर हैं, और ये गायब हो गई। फिर हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर हमारा पहले ये गायब हुई, अब यहाँ वाली, यानी इधर से इधर आ रहे हैं, यहाँ वाला ये देखो ट्रायंगल गायब हो गया। ये दोनों फिगर हैं, लेकिन ट्रायंगल गायब हो गया, अब सर्किल आ गया। तो पहले यहाँ की गायब हुई, फिर यहाँ की फिगर गायब हुई, अब यहाँ वाली फिगर होगी गायब, मतलब सर्किल गायब हो जाएगा। तो सर्किल इसमें है, सर्किल इसमें है, ये दो तो नहीं होंगे। उसके बाद अब देखो यहाँ पर, जहाँ पर जो चीज़ जैसे है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ से यहाँ आए तो इसकी वो चेंज हुई है, सर्कल यहाँ गायब हो गया, सर्कल यहाँ गायब हुआ। तो सर्कल गायब होने के बाद फिर देखो यहाँ पर ये हो क्या रहा है, जो सर्कल गायब हुआ उसके बगल वाली यहाँ साइड में जा रही है। तो सर्कल गायब होगा तो ये साइड का मतलब कहाँ पर, ये हमारा चला जाएगा इस साइड, ठीक है, ये इसी तरफ जा रहा है। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया, तो अब ये यहीं पर तो जाएगा, और यहाँ पे जाने के लिए ये ऑप्शन गलत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा, छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की जरूरत है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 1 9।
10, 11, 12, 13, ऑप्शन बी, आगे निकलो। कह रहा है मिरर इमेज, मिरर इमेज में कौन सी बनेगी? तो देखो मिरर इमेज यहाँ पर जो आपका ये स्क्वायर यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर जो सबसे मिरर के जो सबसे दूर है तो वो सबसे दूर पे जाके बनेगी, यानी कुछ इस तरह से बन रहा होगा। और इस तरह में देखोगे, क्या इसमें है? नहीं है। क्या इसमें है? नहीं है। क्या इसमें है? नहीं है। सॉरी, यही तो आंसर है, इसी में है, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कागज को फोल्ड किया गया और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर देखो कट ऐसे किया गया, एक ऐसे कट लगाया गया, ठीक है, ये सर्कल का 1/4 पार्ट ऐसे किया गया, और यहाँ पे ये आपको इस तरह से ये ट्रायंगल में कट किया, ठीक है। तो जब ये करेगा तो देखो, ये जब करेगा इसको ओपन करोगे तो ये इधर और इतना बना लेगा, तो ये ऊपर की तरफ पूरा ये बना देगा, ठीक है, और इधर बनाएगा तो फिर एक जाके इधर और बनाएगा, तो ये सिंगल सिंगल वाले तो होने से रहे, यानी ये आपके डबल ही बनेंगे और ये हर जगह बनेंगे। अब आते हैं, हम बात करते हैं इसमें ट्रायंगल की। देख लो, ये वाला ट्रायंगल ही अगर मैच कर लो तो ये ट्रायंगल क्या हमारा इसमें बन रहा है? नहीं बन रहा है। ये वाला ट्रायंगल पहले ही वाला देखो सिर्फ इसमें बन रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। शब्दकोश, शब्दकोश के अनुसार रखें, उस शब्द को चुनें जो सबसे पहले आएगा। पीआरई, 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 ये सब में है। फिर देखो यहाँ पर दिया गया वी, वी बी होता है 22, यानी जिसका नंबर छोटा वो पहले आएगा। टी होता है 20, यहाँ पर वी होता है 22, और यहाँ पर टी होता है 20। तो ये वाले तो दोनों होने से रहे, ये तो ज्यादा है, क्योंकि पहले कौन आएगा? अब देखो, टी के साथ यहाँ पर ई है 5, और यहाँ पर अगेन टी 20 आ गया, तो ये 20 20 है और ये 20 5 है, यानी कि ये वाला शब्द पहले आएगा, प्रीटेंस। तो प्रीटेंस के लिए ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर दी गई श्रेणी में कौन पूरा करता है? देखो पिछला वाला पेपर कराया था, अगर आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा, समझा होगा, तो ये भी आंसर बहुत जल्दी आएगा। इसके जो लास्ट दो लेटर हैं वो अगले कीवर्ड के पहले दो हैं। ए एल यहाँ पर है तो ए एल से शुरू हुआ, यहाँ पर आर ए लास्ट में है तो यहाँ पर आर ए आ गया। यहाँ के लास्ट दो लेटर ओ आर हैं तो ओ आर से सिर्फ और सिर्फ आपका यही स्टार्ट हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑर्डिनरी। नेक्स्ट दिया गया FEDHIJ, इसमें आपको बताना अगला कौन आएगा। मैंने बोला था एक बार में एक चीज को चेक करना, हमेशा तुरंत आंसर आएगा। तो देखो यहाँ पर F 6 है, H बना, डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्योंकि हमें वैल्यू पता है। 6 2 8, 8, और यहाँ पर ये 14 हो गया +6, यानी +2 +6, फिर 14 से 16 मतलब +2, फिर हमारा 16 से 22 यानी +6। अब आगे होगा +2, अल्टरनेट +2 अल्टरनेट +6, तो V 22, 22 में 2 24, 24 में जैसे ही करोगे सारे आंसर गलत, एक आंसर टिक करो और आगे निकलो। यहाँ पर पूछ रहा है यहाँ पर अगला इसमें कौन सा आएगा, तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 ई हैं और 2 आपके एफ हैं, टोटल 9 लेटर हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है, जो आपका ये सेकंड वाला एफ है, लास्ट वाले को उसी जगह रखा, उसको इधर खिसका रहे हैं। पिछले भी ये क्वेश्चन कराया, तो देखो यहाँ पर एफ एफ के बीच में कोई ई नहीं है, 0 है। यहाँ पर एफ एफ के बीच में 1 आ गया, यहाँ एफ एफ के बीच में 2 आ गए, यहाँ पर एफ और एफ के बीच में 3 ई आ गए, यहाँ एफ और एफ के बीच में 1 2 3 और 4, यहाँ 4 आ गए। तो अगला क्या होगा, एफ और एफ के बीच में कितने? 5 होने चाहिए। तो यहाँ एफ और एफ के बीच में काउंट करो, 1 2 3 4, नहीं हो सकता। 1 2 3 4 नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही, ये हो सकता है, लेकिन ये इधर आएगा तो उसके पहले 2 रहेंगे, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर ये दिया गया 62 35। अब देखो यहाँ पर हम कैसे करें, इसको अभी हटा दो, ये 62 हुआ, फिर 35 हो गया, फिर ये आपका यहाँ पर 8 आ गया, पॉइंट मैंने हटा दिया, और ये 46 हो गया। तो पहले देखो कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है, तो 62 में यहाँ पर कितना कम हुआ? 62 में देखें तो यहाँ पर 12 से 5 गया 7, और यहाँ पर 6 से 3 गया, एक कैरी चला गया था, तो 5 से 3 गया 2, 27। यहाँ भी देखोगे तो यहाँ भी आपका -27 हो रहा है। फिर यहाँ पर जाओगे, यहाँ पे आपका 35 -27, तो ये यहाँ पे आपकी वैल्यू, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, तब आपका यहाँ पर ये 46 था, ठीक है। तो ये भी आपकी माइनस की वैल्यू। अब यहाँ पर अगेन हम देखेंगे तो यहाँ पे माइनस अगर हम करेंगे तो अब वैल्यू हमारी यहाँ पर पॉजिटिव आ गई, तो 27 और 8 यहाँ पर करेंगे हम माइनस अगर 27, तो देखो 8 ये आपका यहाँ पर ये माइनस था, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आएगी? प्लस की 19। अब यहाँ पर हम प्लस 27 करेंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये एक्चुअली ये नेगेटिव थी तो ये प्लस हो रहा था, ये नेगेटिव था ये प्लस हो रहा था, ये नेगेटिव था ये प्लस हो रहा था, ये वाली वैल्यू प्लस हो रही थी हर जगह। बात क्लियर है इतनी? तो अब यहाँ पर आए तो 19 में 27 जोड़ो तो 46 आएगा, तो यानी आंसर आया 19। अब हमने समय से पॉइंट हटा दिया था, तो एक्चुअल जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा 1.9, ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी महीने का 5वां दिन बुधवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 20वें दिन होगा? तो देखो 5वां दिन, 5 तारीख को क्या है? वेडनेसडे, तो हम 7 7 दिन ऐड करते चले जाएं, पूरा का पूरा डिट्टो पेपर जो पीछे वाला सॉल्व किया लगभग उसी तरीके से, थोड़ा सा इधर उधर चेंज है, और ऐसे ही वहां पर एग्जाम में आएगा। अगर हम 7 7 जोड़ते जाए हमें अगेन वेडनेसडे मिलेगा। 5 में 7 जोड़े यानी 12 तारीख को वेडनेसडे होगा, 12 7 19 को वेडनेसडे होगा,
ठीक है। अब देखो 20वें दिन के बाद दूसरा दिन, तो 20 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा यहाँ पर, थर्सडे, और दूसरा दिन 20वें के बाद का मतलब 21, 22 तारीख की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा फ्राइडे और ये हो जाएगा क्या, सैटरडे। सैटरडे मतलब शनिवार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्लियर है इतनी बात। इसमें ये सीरीज दी गई है, इसमें देख लीजिए इसमें कहाँ कहाँ पे क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे आपको पहले ए है, बी है, ठीक है, उसके बाद डी और जी। तो ए के बाद यहाँ पर +1, +2, +3, क्योंकि 4 3 7, तो +3 के बाद अब यहाँ पर क्या होगा, प्लस का 4 होगा। बोलो तो 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11। 11 वैल्यू किसकी होती है, के, तो यानी कि आपका ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हम दूसरा लेटर चेक कर लें, यहाँ पर एफ, फिर एक जी, और फिर 2, यहाँ पर आई 9। तो देखो यहाँ पर 0 ऐड हुआ, 1 ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ, तो यहाँ पर अब कितना ऐड होगा, 3 ऐड होगा। तो आई में 3 ऐड करोगे, 9 3 12, यानी एल आएगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है इतनी बात, बोलो। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है और का कोड क्या होगा, तो ये भी हमने लास्ट में बताया था। तो यहाँ पर होता क्या है, जैसे आपको दिया गया 639, इसको लिखा जाता है वाटर इज ड्रिंक। फिर आपको दिया गया है 316, जूस इज ड्रिंक, और 219 इसका कोड है वाटर और जूस। तो इसमें हमें कॉमन देखते हैं, देखो वाटर यहाँ भी है, वाटर यहाँ भी है, ठीक है, वाटर हमारा दोनों जगह पे है। अब हम दूसरे कलर से यहाँ पर कर लें, ड्रिंक हमारा यहाँ भी है और ड्रिंक यहाँ भी है, ठीक है। तीसरा एक और कलर यहाँ पे करते हैं, आपका जूस यहाँ पर है और जूस यहाँ पर है। उसी तरीके से इज और इज मैच कर रहा, मतलब कि सारे कीवर्ड बजाय और के रिपीट हुए हैं। वाटर 2 बार, ड्रिंक 2 बार, जूस 2 बार, इज 2 बार, तो नंबर भी सारे रिपीट हुए होंगे। 6 और 6 आ गया, 9 और 9 आ गया, ठीक है, 3 और 3 आ गया, 1 और 1 आ गया। तो एक नंबर है जो रिपीट नहीं हुआ, वो 2 है, और यही किसके लिए होगा, और के लिए होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है इतनी बात, हम डायरेक्ट वहां भी कर सकते थे, बट समझा दिया कायदे से, आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट, किसी उसमें रिच को ये लिखा जाता है, इसमें को ये। देखो जब भी कभी 2 बार कोड आपको दिया जाए और तीसरा पूछा जाए, दैट मीन्स जो जहां वैल्यू लिखी उसका वही कोड है, यानी आर का 4 है कंफर्म है, आई का 2 है, सी का 7 है और एच का 9 है, ठीक है। तो जो जहां पे दे दिया जाए उसकी वैल्यू हमेशा याद रखिए वहीं पर होगी जहां पर आपको दी गई। पूछा क्या गया, क्वाइन, तो क्वाइन में यहाँ पर हमारे पास सी, सी कितना हो जाएगा, 7। 7 किस में है, पहले में ही है, गलत करो टिक करो निकलो, किसने कहा पूरा निकालो। आई होप ये आपको मेरी अप्रोच बहुत अच्छी लगी होगी कि हम अपना समय भी बचा रहे हैं और आंसर भी बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया 9 - 3, तो देखो यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा। माइनस, सबसे पहले यहाँ पर देखना प्लस को इनटू में, तो जहां प्लस है वहां इनटू कर दो, माइनस को प्लस में, माइनस को प्लस कर दो, इनटू को डिवाइड में, इनटू को डिवाइड कर दो, और डिवाइड को माइनस किया गया। तो आपका क्वेश्चन बना 9 + 3 × 1 - 6 डिवाइडेड बाई 2। तो देखो पहले डिवाइड सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये वैल्यू 3 आएगी, माइनस 3 का मल्टीप्लाई करोगे ये 3 बनेगा, प्लस ये 9 है, तो +3 और -3 कैंसिल, आंसर का कितना आ गया, 9 आ गया, ऑप्शन ए करेक्ट। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये वाला भी समझ में आ चुका होगा। तो देखो आप यहाँ पर, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि आपको 75 क्वेश्चन में से 70 किसी भी हाल में करना ही पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना। अगर इससे कम हो गया तो समझ लेना, अगर आपका जीके अच्छा नहीं है और आपका हिंदी भी उतना अच्छा नहीं है, अगर आपने पढ़ाई नहीं करी, तो इसमें आप प्रैक्टिस करके ला सकते हो। हिंदी में बहुत चीज़ें रटनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी, जीके में भी बहुत कुछ रटना पड़ेगा, लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा है प्रैक्टिस से आ जाएगा, बट ये चीज़ें उतने प्रैक्टिस से नहीं आएंगी, रटनी पड़ेंगी। तो उसके लिए आपको 70 नंबर करने ही करने हैं। अगर आपके 70 हो गए तो मैं आपको बोलता हूँ कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। करंट अफेयर जरूर पढ़ते रहिए, क्योंकि जीके बहुत बड़ा, बट करंट अफेयर 5-6 महीने का पूछा जाएगा, ठीक है। 5-6 महीने का भी बहुत सारा यूट्यूब पे मिल जाएगा, 6 मंथ करंट अफेयर करके डालिएगा तो कई सारे आपको मिल जाएंगे वीडियोस, उनको पूरा का पूरा पढ़ जाइए, रट जाइए, 1 से 2 बार 3 बार कर जाइए, ठीक है। तो करंट अफेयर्स तो कहीं ना कहीं लेटेस्ट होता है, हम लोगों के सामने से निकलती हैं चीज़ें, न्यूज़ में कहीं और न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हिट कर जाएगा दिमाग पे अगर वहाँ पर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। तो अभी हमने आपको ये दूसरा पेपर आज हमने कराया है, हम ये लगभग वीक में कहीं ना कहीं 2 या 3 पेपर हम कराते ही रहेंगे, वीक में 2 हम 3 पेपर लाएंगे। तो इसके लिए बिल्कुल रेडी रहिए कि आपने जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितना कर लिया, उससे अच्छा मुझे नहीं लगता और कुछ बेस्ट होगा, ठीक है।
तो मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो भी दोस्त हैं पढ़ने वाले, उनके उनके तक इसको शेयर कीजिएगा और मेरी जो अप्रोच हम यहाँ पे बता रहे हैं उसको पूरी तरीके से फॉलो करिए, क्योंकि हमने 2 से 3 बार एग्जाम दिया और मेरा तीनों बार निकला, जिसमें एक बार मेरा मेरिट में नहीं आया था और 2 बार मेरिट में जबरदस्त आया था। मतलब वैकेंसी थी उसका बहुत कम। अगर मान लो 50,000 वैकेंसी है तो 50,000 मेरी रैंक थी लगभग 12,000। ठीक है, इस तरीके से वहां पर आया था। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा बहुत मेरा अच्छा था, लेकिन हाँ इतना है कि आपको मेरिट से कोई निकाल नहीं सकता, कंफर्म है, चाहे किसी भी तरीके से हो जाए। अगर 50,000 मान लो 60,000 है, 60,244 वैकेंसी है और आपकी अगर 60,000 भी रैंक आती है तो आपको निकालने वाला है कौन? कोई नहीं है। हो सकता है 60,000 के अंदर उनकी हाइट ना हो, इसमें निकाल दी जाए, उसमें निकाल दी जाए। तो इसलिए आप पूरी तैयारी से रहो, पूरी तैयारी करो। सबसे पहला काम यही होगा, हाइट और चेस्ट और ये तो सब बात की बात है। पहले आपको यहाँ पर मार्क्स लाने हैं, आपको अंदर आना है, आपको मेरिट में आना। मेरिट में तभी आओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करो ऐसे कि हम विद इन सेकेंड आंसर देना सीखें, जैसा कि अभी हमने आपको इस वीडियो में बताया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।